ओके सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेल बायोलॉजी का टॉपिक जो पढ़ा था दैट इज द मेम्ब्रेन के बारे में लेकर के मेम्ब्रेन डायनामिक्स को लेकर के और मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लेकर के राइट। सो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग दूसरा कंटिन्यू उसी में पढ़ेंगे जिसमें कि कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं और ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि आपके CSIR के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आपका सोडियम पोटेशियम का पंप हो गया, ABC ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर हो गया, या फिर CFTR के नाम से अगर आपने सुना होगा, सिस्टीन फाइब्रोसिस वो हो गया, या फिर ग्लूकोज के जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो हो गए। ये कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर और उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं या कॉन्सेप्ट हैं जो कि CSIR के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कल की क्लास में पढ़ा था उनके लिए कुछ स्पेसिफिक जो काइंड के ट्रांसपोर्ट्स हैं उनके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, लाइक एक्वापोरिन के बारे में या फिर इन सब के बारे में। ओके, तो पहले कल की जो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था उसको यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको कल मैंने बता दिया था। आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATPase के क्लासेस बताए गए थे, V टाइप ATPase, P टाइप ATPase, F टाइप ATPase और ABC सुपर फैमिलीज, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन चारों का जो कंपेरेटिव स्टडी है वो क्या है, किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर है, और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रही होंगी इन चारों टाइप के ATPase में। पहला आपको यहाँ पे दिखाया गया P टाइप का, तो जैसा जैसा कि आपने जाना कि P यहाँ पे रिलेट करता है, स्टैंड करता है फॉस्फोराइलेशन से, मतलब ये ऐसे टाइप के ATPase होंगे जो कि ऐसे रिएक्शंस को कैटेगराइज करते हैं या कैटेलाइज करते हैं जहाँ पे ATP एज सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज फॉस्फेट का डोनर का भी क्या करता है, काम करता है। और जो कोई भी सबस्ट्रेट होगा उस सबस्ट्रेट का नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे P टाइप के ATPase में या P टाइप के क्लास के पंप में क्या क्या है आपको यहाँ पे दिया गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट एंड फंजाई का जो हाइड्रोजन पंप है वो भी एग्जाम्पल किसका है, P टाइप के ATPase का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ हायर यूकैरियोटिक का सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो भी एग्जाम्पल किसका है, P टाइप के ATPase का। ये एग्जाम्पल से ही आपको दे करके मैच कराने के लिए पूछा जाता है कि कौन सा करेक्टली मैच है। ये आपको रहेगा एक कॉलम में P टाइप, V टाइप, F टाइप, ABC, और ये सारे ऑप्शंस रहेंगे दूसरे कॉलम में, और आपको करेक्टली मैच कराना रहता है। पार्ट C के सवाल यहाँ से बनते हैं 4 नंबर वाले, तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स आपको फोकस करना रहेगा कि कौन सा एग्जाम्पल किस टाइप के ATPase के लिए एग्जाम्पल शो करता है। सो यहाँ पर आपने देखा कि हाइड्रोजन पंप का जो एग्जाम्पल है वो भी P टाइप का ATPase का है, सोडियम पोटेशियम जो है वो भी आपका P टाइप के ATPase का है, और एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मेमेलियन स्टोमक का लिए जो हाइड्रोजन और पोटेशियम का है वो भी आपका P टाइप के ATPase का है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या फिर आपका मसल सेल्स में जो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनके लिए जो कैल्शियम की पंपिंग होती है जिससे कि मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन आपका क्या होता है, इंप्रूव होता है। जब कभी भी कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो मसल सेल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देती हैं। तो ये कैल्शियम का भी आपका ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो एक क्लास है किसका, आपका दैट इज P टाइप के ATPase का। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं और इन चारों एग्जांपल को आप अच्छे से कॉपी पे नोट करेंगे और इनको लिखेंगे कि P टाइप के ATPase है, क्योंकि यहाँ से मैचिंग कराने वाले सवाल आपके बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं V, दैट इज V फॉर द वेसाइकल स्टैंड करता है, जहाँ पर आपने देखा था कि लाइसोसोम, इंडोसोम, वेसाइकल्स, ये सारे जो आपके छोटे छोटे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड आपके पार्ट होते हैं, इनके मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले जो ATPase होते हैं उनको आप V टाइप ATPase या V क्लास ऑफ प्रोटॉन पंप के नाम से भी जानते हैं। तो वैक्यूलर मेम्ब्रेन में चाहे प्लांट हो, चाहे ईस्ट हो या अदर फंगाई हो, और इंडोसोमल्स में, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में, मेमेलियन सेल्स में, या आपका ये जो मेम्ब्रेन है ऑस्टियोक्लास्ट एंड सम किडनी ट्यूब्यूल्स में, यहाँ पे भी जो पाए जाते हैं इनको आप V क्लास का एग्जाम्पल के नाम से जानते हैं या V टाइप ATPase के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा V फॉर वेसाइकल्स, और वेसाइकल्स के लिए सिंपल सा आपका टर्म है याद रखने के लिए, एक लाइसोसोम्स होगा, इंडोसोम्स होगा, छोटे छोटे वेसाइकल्स होंगे, ये सब एग्जाम्पल जो आएंगे। अगर यहाँ पे कोई भी पंप अगर चलेगा तो वहाँ पे V टाइप का ATPase का काम रहेगा। F टाइप का मतलब यहाँ पे है दैट इज F0 और F0 से। तो आपने जाना है कि बेसिकली ATP का कॉपुलेशन करके, मतलब ATP का यूटिलाइजेशन करके जहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, जैसे लाइक है जब प्रोटॉन के ग्रेडियंट से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है वो दोनों आपका कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। तो ये F जो स्टैंड करता है किससे, दैट इज द F0 से। तो ये F0 का ही वर्ड लिया गया है यहाँ पे, जिसमें आपने बताया जाना है कि ये नॉट जो होता है मीन्स O जो है ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव होता है, और ये F पार्टिकल जो कि आपका यहाँ से ले लिया गया है। तो ये दोनों किसके लिए रहेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के लिए। और ये दोनों के बारे में आप लोग पढ़ करके आ चुके हैं रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में, दोनों ही आपको अच्छे से पढ़ाया गया कि कैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस में ATP का सिंथेसिस होता है और किस तरीके से फोटो फॉस्फोराइलेशंस में ATP का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट आपकी आती है ABC सुपर फैमिली। ABC भी अगर देखा जाए तो बेसिकली आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है, और ये बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जिससे अमीनो एसिड्स, शुगर, पेप्टाइड, ये सब क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। और मैमेलियन के मेम्ब्रेन पे भी ये पाया जाता है ट्रांसपोर्टर, जो कि फॉस्फोलिपिड का और लाइपोफिलिक का, ड्रग्स का, कोलेस्ट्रॉल का,
पढ़ा, और जो एंटी कैंसर जो ड्रग होते हैं उन सारे ड्रग के लिए ट्रांसपोर्ट का क्या करता है, काम करता है। इस एबीसी ट्रांसपोर्टर से कई बार सवाल आपसे पूछे गए हैं, इनके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में आज पढ़ेंगे कि एबीसी ट्रांसपोर्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से ये कैंसर की थेरेपी में रोल प्ले करता है, और क्या है एमडीआर का, दैट इज द कॉन्सेप्ट मीन्स मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का। सो ये समरी थी कल की क्लास की, जो कि चारों के लिए आपने पढ़ा। इन चारों क्लास के एटीपीएस में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं सबके लिए ये वाला जो पार्ट आपका क्या है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर है, और नीचे वाला जो पार्ट आपका क्या है, साइटोसोलिक है। सभी के केसेस में जो एटीपी डोमेन है, मतलब एटीपी से बाइंड करने वाली जो डोमेन है, वो डोमेन आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है, साइटोसोलिक रीजन में दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल आपसे पूछा गया है कि एटीपीएज में जो एटीपी बाइंडिंग डोमेन होती है वो कौन से फेज से पाई जाती है, साइटोसोलिक फेज से पाई जाती है या एक्स्ट्रा सोलर फेज से पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा कि बाहर वाले जो ऊपर वाले दिखाई दे रहे हैं वो आपका हो सकता है कि जैसे अगर मेम्ब्रेन की अगर आप बात करेंगे तो वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो सकती है, मटेरियल सेल्स की बात करेंगे तो हो सकता है वो आपका एक्स्ट्रा प्लाज्मिक स्पेस हो सकता है। तो अंदर वाले जो पार्ट होंगे वो ये हैं, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, साइटोसोलिक होंगे। तो इस तरीके से इनमें ये चीज़ कॉमन है, और बाकी इनका स्ट्रक्चर और डोमेन अलग अलग हैं, सबके अलग अलग पार्ट हैं, सबके अलग सिस्टम हैं, लेकिन सब में जो चीज़ें फीचर कॉमन है वो यही है कि सब के सब क्या करेंगे, एटीपी को यूटिलाइज करते हैं, और इस तरीके से इनका काम होता है। तो ये कल की क्लास में आपको पढ़ा दिया था, जिसमें आपको आज समरी ये बता दिया। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एबीसी ट्रांसपोर्टर्स के बारे में। तो ये एबीसी ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, क्या इनका रोल है, कहाँ ये पाए, क्या चीज़। जैसे जब उनको मतलब अपने सिस्टम का पीएच जो है बढ़ाना रहता है, मतलब पीएच की वैल्यू लोअर करनी होती है, मतलब एसिडिक करना होता है, तब जाके हाइड्रोजन पंप चलता है। हाइड्रोजन पंप का जहाँ कहीं पे भी काम रहेगा वो यही काम करता है कि उस, कभी कभी ऐसा होता है कि हाइड्रोजन का और पोटेशियम का दोनों का साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन होता है, और कभी कभी आपका हाइड्रोजन सिर्फ अकेला होता है। तो जब कभी भी उनको एसिडिक मीडियम अगर अपने अंदर में चाहिए रहता है डिफेंस सिस्टम को करने के लिए या कुछ एंजाइम को एक्टिव करने के लिए, तब जाकर के ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होते हैं एक्टिव होते हैं। फिर हाँ, फोटो नहीं, तो फोटोसिंथेसिस वाला जो होगा वो एफ टाइप का एटीपीएच है। अभी आपको जस्ट बताया फोटोसिंथेसिस के लिए और रेस्पिरेशन के लिए जो हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका एग्जांपल है एफ टाइप का। हाँ, जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन अगर आपका पास आउट हो रहा है तो हाइड्रोजन पंप ही, मतलब वो पी टाइप ही कहलाएगा। वो पी टाइप भी हो सकता है, वी टाइप भी हो सकता है, एफ टाइप भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि उनका लोकेशन कहाँ पे है। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में होगा तो एफ टाइप कहलाएंगे, मेम्ब्रेन पे होगा तो वो पी टाइप कहलाएंगे, वेसाइकल्स पे होगा तो वी टाइप कहलाएंगे। एटीपी बनने के लिए तो आपका वहाँ पे भी होगा, क्लोरोप्लास्ट वाले में भी जो रहेगा वहाँ पे भी होता है, लेकिन आपको ये जो चीज़ दिखाई गई है वहाँ पे आपको ये बताया गया है कि इनके जो एटीपी के डोमेन्स हैं वो सबके सब नीचे की तरफ हैं, है ना। और एटीपीएच चूंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दैट मीन्स ये काम करने के लिए उनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। बाकी जो चीज़ें इसमें डिफरेंट है वो उनके डोमेन्स हैं। कॉमन जो चीज़ें हैं वो उनका ये है कि सभी का एटीपी का बाइंडिंग वाला जो साइट है, बाइंडिंग जो डोमेन है, वो सबका सब साइटोसॉलिक फेस पे होता है, और सबके पास एटीपी से बाइंड करके ही प्रोसेस को करने की कैपेबिलिटी है। जब तक एटीपी बाइंडिंग नहीं होगी तब तक उनका काम सही से नहीं हो पाएगा। जी हाँ। जी, ये जितने जितने भी आप ये एटीपीएच पढ़ रहे हैं ये सब के सब आपके क्या हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये सभी के सभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आने वाले एटीपीएच, मतलब वो हैं, एग्जाम्पल्स हैं। हाँ। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, एटीपी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। एटीपी के जो आयंस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एडीपी और पीआई। जी हाँ। हाँ, एटीपी जो रहेगा वो अंदर में रहेगा, वो अपना यूटिलाइज होगा वहाँ पे, लेकिन जो बाकी सारे सेल्स होंगे उनके लिए ट्रांसपोर्टर जो होगा वो आपका पीआई जाएगा और एडीपी जाएगा, एडीपी के फॉर्म में। ओके, सो यहाँ पे एबीसी ट्रांसपोर्टर के लिए पहला स्टेटमेंट जो लिखा गया है वो ये है कि अ लार्ज फैमिली ऑफ एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर दैट पंप अमाइनो एसिड्स
यहाँ से सवाल बने हैं कि एटीपी ट्रांसपोर्टर क्या-क्या चीज़ कर सकता है, कौन-कौन से मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो एबीसी क्या-क्या करेगा, अमीनो एसिड को कर सकता है, पेप्टाइड को कर सकता है, प्रोटीन को कर सकता है, मेटल आयन को कर सकता है, वेरियस लिपिड के मॉलिक्यूल को कर सकता है, बाइल सॉल्ट को कर सकता है एंड हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स को कर सकता है, एंटी कैंसर जो ड्रग होते हैं वो, राइट, आउट ऑफ अ सेल अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जहाँ जहाँ पे मैंने नंबरिंग किए हुए हैं कि एबीसी ट्रांसपोर्टर किस के लिए या कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए एज अ ट्रांसपोर्टर काम कर सकता है या काम नहीं कर सकता है। ज़्यादातर टाइम पे गलत होने वाला जो ऑप्शन है आपका वो ये है, मेटल आयन। स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि एबीसी ट्रांसपोर्टर है, और जनरली जहाँ तक मतलब माइंड में रखा जाता है कि जितने भी आयंस होते हैं उन आयंस के लिए ट्रांसपोर्ट होने के लिए आयन चैनल पाए जाते हैं, राइट, ट्रांसपोर्टर नहीं होते हैं। तो चैनल में और आयन ट्रांसपोर्टर में डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे मेटल आयंस भी इस एबीसी ट्रांसपोर्टर से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये एक एबीसी जो ट्रांसपोर्टर का नाम आपको दिया जा रहा है, ये एक्चुअली में एक फैमिली है लार्ज, जिनके लिए कॉमन जो फीचर्स है वो यही है कि ये एटीपी डिपेंडेंट होते हैं। मतलब जब कभी भी इनके थ्रू किसी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वहाँ पे एटीपी क्या होगी, कंज्यूम होगी। और ये इतने वैरायटी के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अमीनो एसिड्स के लिए, पेप्टाइड के लिए, प्रोटीन्स के लिए, मेटल आयंस के लिए, वेरियस लिपिड्स के लिए, बाइल सॉल्ट के लिए एंड हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स के लिए, और एंटी कैंसरस ड्रग के लिए। और इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में होगा, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल ये कहलाते हैं। तो ये आपके लिए लाइन बहुत ही एग्जाम मीनिंगफुल है, और यहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रॉब्लम बन के आते हैं। One ABC transporter in human, the multi-drug transporter MDR1, also called P-glycoprotein, ओके, जिसको आप बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट या मल्टी ड्रग ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है, और इसको आप पी ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं या MDR1 के नाम से जाना जाता है, जो कि हम लोगों की बॉडी में पाया जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्राइकिंग रेजिस्टेंट ऑफ अ सर्टेन ट्यूमर्स टू सम जनरली इफेक्टिव एंटी ट्यूमर्स ड्रग। यहाँ पर बताया गया कि ये जो मतलब ट्रांसपोर्ट्स होता है वो रजिस्ट करता है सर्टेन ट्यूमर्स को टू सम जनरली इफेक्टिव एंटी ट्यूमर ड्रग्स के लिए। तो इनका जो काम होता है एक तरीके से आप देखेंगे आगे चल करके कि एंटी कैंसर जो ड्रग होती है उन ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन सेल्स में जाने के लिए इन्हीं ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या करता है, काम करता है। मतलब इन्हीं ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होकर के जाता है, या कह सकते हैं कि इन्हीं ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वो बाहर भी निकल सकता है। तो एबीसी जो ट्रांसपोर्टर है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दिए जाने वाले जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उन मेडिसिन के कंसंट्रेशन को कम कर देता है सेल्स के अंदर में, जिससे कि जो ट्रीटमेंट होती है वो इफेक्टिव नहीं हो पाती है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये एबीसी ट्रांसपोर्टर अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर एक्टिव हो जाता है तो उसकी वजह से जो भी उस पेशेंट्स को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन दिया जाएगा, उस मेडिसिन का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि पड़ना चाहिए, क्योंकि उस ट्रांसपोर्टर से ही वो सारे के सारे ड्रग क्या होते हैं, जाते हैं। और चूंकि इसका काम होता है पंप करना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में, तो वो क्या करता है, बाहर की तरफ निकाल देता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे इस स्टेटमेंट को लेकर के, MDR1 हैज़ ब्रॉड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी फॉर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग द कीमोथेरेपेटिक ड्रग एड्रामाइसिन, ये एंटी कैंसर ड्रग में आता है, डॉक्सोरोबिसिन एंड विनब्लास्टिन। ये तीनों आपके एंटी कैंसर ड्रग के लिए ट्रीट किए जाते हैं, मीन्स कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको दिया जाता है। तो इनके लिए इसके पास काफ़ी ज़्यादा हाईली क्या होती है, बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी होती है। मतलब स्पेसिफिकली इससे क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो इस एबीसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू हो करके ये जितनी भी ड्रग को ट्रीट करने के लिए एंटी कैंसर ड्रग दी जाती हैं, एट्रामाइसिन या डॉक्सोरोबिसिन या विनब्लास्टिन, ये सभी के सभी ड्रग इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू होकर के क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। By pumping these drugs out of the cells, the transporters prevent their accumulations within a tumor and thus block their therapeutic effect. आपको बताया जा रहा है कि इस पंप के थ्रू इन ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन होता है और इन ड्रग को क्या करता है, ये सेल्स से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से उस
मेडिसिन का जितना अच्छा इफेक्ट पड़ना चाहिए ट्यूमर सेल्स पे, ट्यूमर के कंडीशंस को ब्लॉक करने के लिए, उतना अच्छे से पड़ नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे उस दवाई को वो रहने नहीं देता है। तो कह सकते हैं कि जो थेरेपेटिक इफेक्ट आपका होता है कैंसरस ड्रग का या एंटी कैंसरस ड्रग का, उनका इफेक्ट थोड़ा सा क्या होता है, कम हो जाता है ड्यू टू द एबीसी ट्रांसपोर्टर। यही कारण है कि एबीसी ट्रांसपोर्टर को मेडिकल साइंस में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि जब तक अगर ये एक्टिव रहेगा तो जितनी भी मेडिसिन दवाइयाँ दी जाती हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, उनका इफेक्ट उस लेवल पे नहीं हो पाता है जिस लेवल के लिए उनकी दवाइयाँ बनाई हुई होती हैं, क्योंकि ये सब के सब मेडिसिन को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, उनको एकुमुलेट नहीं होने देता है ट्यूमर सेल्स में, और अगर वहाँ पे एकुमुलेट नहीं होगा तो उनका जो इफेक्ट होगा वो सही से कर नहीं पाएंगे, और जो ट्रीटमेंट चल रहा होगा उसमें टाइम लगेगा। MDR1 इज कौन सा? नहीं नहीं, अभी आपको बताएंगे आगे चल करके कि इसके साथ में क्या किया जाता है जिसकी वजह से आपका जो एंटी कैंसर ड्रग होती है वो काम कर सकती हैं। अभी पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। नॉर्मली ये जो आपका एबीसी ट्रांसपोर्टर होता है, ये आपके एबीसी ट्रांसपोर्टर आपके नॉर्मल कंडीशन में अगर रहेंगे तो ड्रग को एक्यूमुलेट नहीं होने देंगे, मतलब हमारे लिए ये सही नहीं है। हमारे लिए सही हो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ता है। ओके। क्या क्या चीज़? हाइड्रोफोबिक भी होंगे, साथ साथ में जो आपके ड्रग मॉलिक्यूल होंगे जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको भी करेगा। दोनों को कर सकता है, इंक्लूडिंग मतलब हाइड्रोफोबिक भी करेगा, बाकी आपके जो थेरेपी के लिए यूज़ किए जाने वाले जो ड्रग होते हैं जनरली वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब हाइड्रोफिलिक होते हैं, जितने भी मेडिसिन होते हैं वो सब के सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो उनको भी वो बाहर निकालेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोफोबिक करेगा। हाइड्रोफोबिक के अलावा भी लिखा हुआ है, हमें पढ़िए लाइन को स्टेटमेंट ठीक से। MDR हैज ब्रॉड स्पेसिफिसिटी फॉर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग, इन सब के लिए भी ये जो दवाइयाँ हैं वो आपके हाइड्रोफोबिक के साथ मतलब हाइड्रोफिलिक भी होती हैं। आप जो भी दवाई आप खाते हो उन दवाइयों का आप देखिए वाटर में बहुत अच्छे से डिजोल्यूशन हो जाता है। हेलो। उस लाइन से कहीं से ये मतलब नहीं है अमित की सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफोबिक को करेगा, हाइड्रोफोबिक के साथ साथ में इन मेडिसिन जो है जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं इनका भी वो आ, मतलब सेल से बाहर निकालने का काम करता है, पंप कर सकता है। लाइन को थोड़ा ठीक से पढ़िए और उसको समझिए। यही चीज़ होता है CSIR के क्वेश्चंस में भी कि आप कोई एक लाइन को मिस करते हैं और वहीं से उस क्वेश्चंस का जो मीन आप समझ रहे होते हैं और जो CSIR पूछ रहा होता है दोनों में फ़र्क आ जाता है। होता है ना ऐसा कई बार। ओके, तो आपको यहाँ पे बताया गया कि बेसिकली MDR1 इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन विद टू होमोलॉगस हाफ। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये MDR जो है जो कि एक ABC का एग्जाम्पल है, ये आपका एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है, और इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में कल की क्लास में बताया था। और यहाँ पे दो होमोलॉगस क्या होंगे, पार्ट होंगे, मतलब दो डोमेन्स होगा जो कि होमोलॉगस होंगे आपस में, मतलब दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। दो आपके जो होमोलॉगस डोमेन्स हैं उनमें से एक की बात कर रहा है, ईच विद 6 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स, मतलब कि इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये आपका मान लीजिए मेम्ब्रेन है, तो एक जो डोमेन होगा उसके पास क्या होगा, 6 हेलिक्स होगा, 1 2 3 4 5 6, इसकी बात कर रहा है। साइटोप्लाज्मिक ATP बाइंडिंग, और इसके पास ये आपका मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, और ये क्या है आपका साइटोसोलिक है। यहाँ पे क्या होगा, डोमेन होगा ATP से बाइंड करने वाला। ये बार बार इस पे फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है कि टीपी की बाइंडिंग जो डोमेन है वो कहाँ पे पाई जाती है, साइटोसोलिक फेज पे या एक्स्ट्रासोलर फेज पे। जब आप इनकी इन टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तब शायद आपको इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस थोड़ा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि आपको ये बार बार जो चीज़ें हैं वो क्यों ऐसे बताई जा रही हैं। ओके, तो अभी क्वेश्चन शायद आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, दैट इज़ वाई लग रहा होगा कि ये साइटोसोलिक पे और एक्स्ट्रासोलर पे सर इतना फोकस बार बार क्यों कर रहे हैं।
लेकिन जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब आपको शायद थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ, अभी चीज़ें हमारी क्लियर हो पा रही हैं। अच्छा, तो हो गया? अच्छा। हुँ। अच्छा, चलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि कहानी वाले क्वेश्चन्स अब आप लोगों को ईज़ी लगने लगे हैं। नहीं नहीं, एक समय था कि कहानी वाले क्वेश्चन से आप लोग दूर भागते थे कि सर इतना बड़ा लंबा-चौड़ा क्वेश्चन्स समझ में नहीं आता। मुमताज़ नहीं है क्या क्लास में आज? उसको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि सर बड़े वाले क्वेश्चन तो समझ में नहीं आते कि क्या कह रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपको बताया गया कि एक जो आपका होमोलॉगस डोमेन होगा उसके 6 हेलिक्स होंगे जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन के तरीके से होंगे, मतलब पास आउट होगा। और उनमें से आपका जो एटीपी की बाइंडिंग डोमेन होगी वो कहाँ पे होगी? साइटोसॉलिक प्लाज्म में, मतलब साइटोप्लाज्मिक रीजन में होगा। which gives the family its name, that is the ATP binding cascade transporter। इसको इस तरीके से भी नाम बोला जाता है। जो आपने ABC पढ़ा है उसका फुल फॉर्म है ATP, B फॉर बाइंडिंग और C फॉर कैस्केड, ये इसका नाम है। एटीपी बाइंडिंग कैस्केड ट्रांसपोर्टर, ABC ट्रांसपोर्टर का जो आपने नाम ऊपर देखा था उस वाले स्लाइड में, उसका फुल फॉर्म आपका ये है। तो एटीपी से बाइंड करता है और कैसेट के फॉर्म में चलता है, मतलब वन बाय वन इक्वेशन चलते रहते हैं। दैट इज वाई आप इसको एटीपी बाइंडिंग कैस्केड ट्रांसपोर्टर के नाम से भी जानते हैं। तो नहीं मालूम कि आपसे एबीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि एबीसी ट्रांसपोर्टर स्टैंड फॉर व्हाट, क्या यहाँ पे बताता है? तो आप इसको ध्यान रखिए। ए टी पी, ए स्टैंड फॉर द एटीपी, बी फॉर बाइंडिंग, सी फॉर कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है सीक्वेंस चेन रिएक्शन। यहाँ पे बताया जा रहा है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ MDR1 इज एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट फेल्योर इन कैंसर ऑफ द लीवर, किडनी एंड कोलन। अगर MDR जीन का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा तो उस टाइम पे अगर उस पेशेंट को जिसको कि कोई कैंसर हुआ है, चाहे वो किडनी का, चाहे वो लीवर का, चाहे वो कोलन का, कहीं का भी कैंसर अगर हुआ है और उसकी बॉडी में MDR जो आपके जीन्स हैं अगर वो ज़्यादा एक्सप्रेस आउट होते हैं तो उससे ABC ट्रांसपोर्टर बनेगा। और अगर वो बनता है तो जितनी भी दवाइयाँ उसको दी जाती हैं वो दवाइयों का असर उस पर नहीं पड़ेगा। तो सवाल आपका उन्नीत ये था कि सर क्या करेंगे? तो जो दवाइयाँ एंटी कैंसर्स के लिए दी जाती हैं उनमें ये जो MDR जीन होती है इसके एक्सप्रेशन को सप्रेस करने वाले भी फैक्टर डाले जाते हैं ताकि उस पेशेंट की बॉडी में अगर ABC ट्रांसपोर्टर और MDR ट्रांसपोर्टर एक्टिव है तो उसका सप्रेशन कम हो। और अगर वो सप्रेशन कम होगा तो जो आपके मेडिसिन एंटी कैंसर्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए दी जा रही हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो पाएगा और सेल्स में रह पाएंगे ताकि वो बाहर ना जा सकें। और अगर सेल्स में रहेंगी तो वो जो ट्यूमर सेल्स होगी उनको रिपेयर करके या उनको क्योर करने का काम कर सकता है। सो एक्सप्रेशंस को सप्रेस करना इजी है। जीन को टारगेट किया गया और उस जीन के एक्सप्रेशंस के लिए जो फैक्टर थे उनका एक एंटी मॉलिक्यूल बनाया गया जो कि ड्रग में ही क्या है इंक्लूड रहता है। तो जब वो दवाइयाँ खाते हैं तो उनसे आपका MDR का जो जीन होता है उसका एक्सप्रेशन भी क्या होता है कम होता है। और MDR के जीन के एक्सप्रेशन से कम होने से आपकी बॉडी पर सच कुछ बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। अवनीत आप सुन पा रही हैं? अभी समझ में आया आपके सवाल का जवाब? ओके, एग्जैक्टली exactly। अगर ओवर एक्सप्रेशन होगा तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है, मतलब उस पेशेंट के लिए ठीक नहीं है जिसको कि MDR की दवाइयाँ चल रही हैं, मतलब कि एंटी कैंसर ड्रग की दवाइयाँ चल रही हैं। उसके बॉडी में MDR जो जीन है उसके एक्सप्रेशन को लो किया जाएगा ताकि जो ड्रग दिया जा रहा है उनका सेल्स में एकोमुलेशन हो सके और आसानी से उसका इफेक्ट दिखा सके। कैसे मतलब? ओवर एक्सप्रेशन तो हो सकता है अपने आप से होता है। एक्सप्रेशन कम करने के लिए जो ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास पता चला कि MDR के लिए, MDR1 के लिए ये जीन है, राइट, ये इनके प्रमोटर हैं। कोई भी जीन का एक्सप्रेस होने के लिए प्रमोटर पे आकर के बाइंड करना जरूरी होता है। ठीक है, आपका जो RNA पॉलीमरेज होता है वो क्या करेगा, प्रमोटर पे आकर के बाइंड करेगा। कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि आकर के प्रमोटर पे बाइंड कर जाए, जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या, लाइकोपेरॉन पढ़ा हुआ है, ट्रिप्टोफानोपेरॉन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने वहाँ पे क्या देखा था कि ये जो प्रमोटर सीक्वेंसेस होते हैं अगर वहाँ पर आकर कोई मॉलिक्यूल अगर बाइंड कर जाता है DNA, मतलब एक ऐसा कोई ड्रग का मॉलिक्यूल जिसके पास DNA से बाइंड करने की एफिनिटी हो, तो उस जीन को टारगेट किया गया और उस जीन के प्रमोटर सीक्वेंस पे जाकर के क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। अगर ये बाइंड कर जाएगा तो ये RNA पॉलीमरेज जो कि इसको आकर के ट्रांसलेट करके mRNA बनाएगा और इसका प्रोटीन बनेगा, ये प्रोसेस आपकी नहीं हो पाएगी। और अगर ये नहीं होगा तो आपका MDR का जो ट्रांसपोर्टर होगा वो नहीं बनेगा।
तो जो ड्रग एंटी कैंसर्स दी जाती हैं, उन ड्रग में कंपोनेंट ऐसे भी रहते हैं जो कि उस जीन के एक्सप्रेशंस को कम करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, उनके एक्सप्रेशंस को कम करते हैं। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, दैट इज एबीसी ट्रांसपोर्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सिंपलर एनिमल्स एंड इन प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अभी आप तक जो पढ़ रहे थे वो ह्यूमन बींग्स के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन इनकी अकरेंस एनिमल्स में भी होती है, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेडेंटेटा, प्लांट में भी होती है और माइक्रोस में भी होती है। तो कह सकते हैं कि एबीसी ट्रांसपोर्टर आपके जो भी लाइफ के डोमेन्स हैं, दैट इज द एनिमल किंगडम में भी पाए जाएंगे, प्लांट किंगडम में भी पाया जाएगा, एज वेल एज माइक्रोस भी पाया जाता है। तो आपसे सवाल ये भी पूछा जा चुका है कि एबीसी ट्रांसपोर्टर्स फाउंड ओनली इन, दिया रहेगा ओनली एनिमल्स, ओनली ह्यूमन बींग्स या प्लांट या सब में। तो इस तरीके से आपको रहता है आंसर करने के लिए। तो आप याद रखिए कि स्टडी जो हुई है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और ये मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ा इशू है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए पढ़ा गया, लेकिन ये ट्रांसपोर्टर आपके सिंपल जो एनिमल्स होते हैं वहाँ पे ही पाए जाते हैं, एज वेल एज जो प्लांट्स और माइक्रोब्स होते हैं वहाँ पे भी इनकी अकरेंस देखी गई है और पाए जाते हैं। तो आपकी कॉपी पे नोट्स होना चाहिए कि एबीसी ट्रांसपोर्टर का फुल फॉर्म क्या है, एबीसी ट्रांसपोर्टर किस किस क्लास के एनिमल्स में पाया जाता है, और एबीसी ट्रांसपोर्टर का मेन फंक्शन क्या है। ये 4-5 पॉइंट आपको अच्छे से वहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे दिखाया जा रहा है ईस्ट हैज 31 जीन दैट इनकोड एबीसी ट्रांसपोर्टर, ड्रोसोफिला हैज 56 जीन एंड ई कोलाई हैज 80 जीन, राइट। इतना सारा जीन है इनको एबीसी का ट्रांसपोर्टर करने के लिए इन सारे एनिमल्स में। तो ये वाले लाइन से क्वेश्चन आपका नहीं बनता है, लेकिन ये जानकारी के लिए है तो आप यहाँ पे रख लीजिए। ऑल एबीसी ट्रांसपोर्टर हैव 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। सभी एबीसी जो ट्रांसपोर्टर होंगे उनके पास 2 न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करने के लिए क्या होगा, डोमेन होगा, जिसको एनबीडीएस बोलते हैं, एंड 2 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन कंटेनिंग मल्टीपल ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स। तो ये इनका क्या है, फीचर्स है कि इनके पास न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करने वाले भी डोमेन होंगे, मेम्ब्रेन होगा जो कि आपका ट्रांस मेम्ब्रेन से हेलिकल फॉर्म में बनाएगा, मतलब कई बार उसको क्या करेगा, पास आउट करेगा। हाँ जी। किसके पास? मतलब? हाँ, देखिए ऐसे दो, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे दो डोमेन्स होगा सपोज, और एक डोमेन्स में 6 हेलिक्स होंगे, राइट। तो ये टोटल मिला करके 12 हेलिक्स हो गए, जो आप पूछना चाह रहे हैं शायद यही है। हाँ तो, हाँ तो एबीसी जो आपके ट्रांसपोर्टर हैं, टोटल दोनों होमोलॉगस पार्ट को मिला करके, डोमेन्स को मिला करके 12 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिक्स पाए जाते हैं इसमें। तो अगर ये आपसे नंबर में भी अगर कभी कभी सवाल बन सकता है, मैंने कहा था कि सीएसआईआर के लिए कुछ भी कहना मुश्किल है, तो नहीं पता कि वो भी ये भी पूछ सकता है कि हाँ एबीसी ट्रांसपोर्टर में कितने हेलिक्स पाए जा सकते हैं, टोटल या इंडिविजुअल। तो ये भी सवाल आपसे बन सकता है। यहाँ पे देखिए। हाँ, देखिए पार्ट सी के लिए तो हमेशा आप यही समझिए कि उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन कोई आएगा नहीं, उसमें जब भी आएगा प्रॉब्लम बना करके आएगा। तो ये ड्रग वाले से प्रॉब्लम बना करके बहुत आता है कि मान लीजिए सपोज आपको यही प्रॉब्लम देख बना करके दे दिया गया कि कोई एक पेशेंट है जिसमें कि पाया गया, मतलब 2 पेशेंट हैं जिसमें कि जो कि कैंसर से अफेक्टेड हैं, दोनों को ही सेम दवाइयाँ दी जा रही हैं, लेकिन दोनों का जो इफेक्ट है उन केमिकल्स का, उन ड्रग मॉलिक्यूल्स का, वो डिफरेंट डिफरेंट है। पाया गया कि पेशेंट ए जो है उसमें उस केमिकल का या उस ड्रग का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, और पेशेंट बी में आपको दिखाया गया कि बहुत कम है, मीन्स ना के बराबर। तो क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है, वहाँ पे रीजन आपको दिया रहेगा। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा कि हाँ एंटी ड्रग मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं और क्या उनका लॉजिक होता है, तब जाकर के आप वहाँ पे लगा पाएंगे। जैसे अभी ये सवाल मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ तो शायद आपके दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर मेरा सवाल सब लोगों से यही है कि 2 पेशेंट हैं जो कि दोनों कैंसर से अफेक्टेड हैं और दोनों को सेम काइंड के एंटी कैंसर ड्रग चलाई गई, एक पे दिखा कि उस कैंसर ड्रग का इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखा और दूसरे पे आपका कम दिखा, तो इसके लिए पॉसिबल रीजन आप क्या देंगे? हाँ, मतलब आप यही आंसर देंगे वहाँ पे कि हाँ, जो उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है उसका एक्सप्रेशन कम होगा और उसका एक्सप्रेशन आपका ज़्यादा होगा। याद रखिएगा कि ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ड्रग को फेवर नहीं करते हैं।
तो अगर इनका एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इफेक्ट जो ड्रग का होगा वो कम होगा, और अगर इनका एक्सप्रेशन कम होगा इसका मतलब ड्रग का इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नॉर्मल टाइम पे दिमाग में क्या आता है कि एक्सप्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाले फल लगा के चले आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। समझ में आया? मतलब अगर कंक्लूजन में आपको समझाएं हम, तो एबीसी जो ट्रांसपोर्टर है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। उसका उसका एक्टिव। हेलो। हाँ हाँ वो। हम्म, हाँ हाँ, वही चीज़ वही मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। तो इसका एक्सप्रेशन जो है वो इन्वर्सली रिलेट करता है। अगर एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा तो हमारे लिए वो खतरनाक है, मतलब वो सही नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। और अगर उनका एक्सप्रेशन कम होगा तो मेडिसिन अच्छे से काम कर पाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ताकि आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। यहाँ पे आप देखिए एबीसी ट्रांसपोर्टर का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दैट इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर का और इंट्रा सेलुलर का। तो जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि साइटोसोलिक जो फेस है आपका, ये वाला, या साइटोप्लाज्मी भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्मी पे आप देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो इनके पास आपको क्या है कि एटीपी का बाइंडिंग डोमेन दिखाई दे रहा है, एटीपी बाइंड करेंगे, और इसके साथ साथ में यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का बाइंडिंग का भी डोमेन आपको दिखाई दे रहा है, राइट। और ये आपका क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स है, टीएमडी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका डोमेन्स है, यहाँ पर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। इस प्रोटीन का काम क्या होता है कि ये जो भी इसके लिए सबस्ट्रेट होगा, मतलब इस ट्रांसपोर्टर से जो भी मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होने वाला होगा, वो यहाँ पे सबस्ट्रेट का काम करेगा। जैसे लाइक अगर हम ड्रग की बात कर रहे थे, तो एंटी कैंसर ड्रग जो होगी वह सबस्ट्रेट का तरीके से काम करेगा। ये वाली प्रोटीन का काम क्या होता है कि जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बाइंड करके ला करके उसके एक्स्ट्रा सेलुलर वाली जो फेस होती है वहाँ पे टैग करने का काम करता है आपका, दैट इज द सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। तो इस बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है कि जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं उन सबस्ट्रेट को ला करके यहाँ पे स्टैक करने का, मतलब यहाँ पे रखने का काम होता है। और जब यहाँ पर आपका आ जाता है फिर इसके बाद ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के अंदर में आएगा। और यहाँ पे ये दोनों डोमेन्स हैं, दैट इज द एटीपी बाइंडिंग डोमेन्स और एनबीटी मीन्स न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। ये दोनों आपके डोमेन्स होते हैं। तो जब ये एटीपी बाइंडिंग सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन सबस्ट्रेट को लेकर के आती है, तो यहाँ पे इस डोमेन में जो कि आपके हेलिक्स, ये आपके होमोलॉगस डोमेन्स हैं, और इस डोमेन्स में आपके 6 क्या हैं, हेलिक्सेस हैं। होमोलॉगस है, दैट इज वाई कलर समवॉट सिमिलर दिया गया है, एक का थोड़ा डार्क है और एक का थोड़ा लाइट है, और इनमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड क्या है, सेम सेम है। यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के बाइंड करने के बाद कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है। ये चेंजेज होने की वजह से जो ओपन का पार्ट, आप यहाँ आउटर का पार्ट आपको ऐसे ओपन दिखाई दे रहा है, बाइंड करने के बाद एक बार जब आपकी एंट्री हो जाती है तो ये वाला एरिया क्या होता है, बंद हो जाता है, लाइक दैट, इस तरीके से। कंफर्मेशन चेंज होगा, नीचे वाला पार्ट क्या होगा, आपको खुल जाता है, तब जाकर के आपका ये सबस्ट्रेट जो भी होगा आपका, ये अंदर का साइटोप्लाज्म में जा सकता है। सो बेसिकली एबीसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू किसी भी सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट हैं। नंबर पहला, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्ट करेगा वो करेगा सबस्ट्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि सबस्ट्रेट को ला करके उस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के एक्स्ट्रा सेलर वाले या आउटसाइड वाले जो फेस होंगे उन पर लाकर क्या करता है, रखने का काम करता है। जैसे ही वो सबस्ट्रेट उस ट्रांसपोर्टर से बाइंड करता है, बाइंडिंग करने के बाद कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं, और ऊपर वाली जो डोमेन होती है वो क्लोज हो जाती है, और नीचे वाला जो डोमेन पार्ट होता है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है, और तब जाकर के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर में इंटर कर पाएगा। तो इस तरीके से एबीसी ट्रांसपोर्टर क्या करता है, काम करता है। The presence of ABC transporter that confirm antibiotic resistance in the pathogenic microbes like the Pseudomonas organesa, Staphylococcus aureus, इन दोनों पे ही काम किया मैंने। और कनेडिया एप्लीकेंस एंड नाइजीरिया और प्लाज्मोडियम, ये फेल्सिपेरम, ये सारे जितने भी आपके माइक्रोब्स है जो कि पैथोजेनिक होते हैं, इनके लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का कंफर्मेशन है, इज अ सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न एंड मेक दिस ट्रांसपोर्टर अट्रैक्टिव टारगेट फॉर द ड्रग डिजाइनिंग। जितने भी ये डिजीज जो भी बैक्टीरिया आपको दिए गए हैं, ये सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हैं,
ये ट्रांसपोर्टर के लिए क्या है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करता है, और इनके थेरेपी मतलब इनके इलाज करने के लिए एबीसी ट्रांसपोर्टर जो होता है वो एक अच्छा पॉइंट माना जाता है जब भी ड्रग कोई डिज़ाइन की जाती है। और ड्रग डिज़ाइनिंग के टाइम पे ये रखा जाता है कि हाँ, इन ट्रांसपोर्टर को कैसे सप्रेस किया जा सके, ताकि इन सारे कॉजेटिव जो पैथोजेंस हैं, इनसे होने वाले जो बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं, उन डिजीजेस का इलाज हम अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो मेडिकल साइंस में एबीसी ट्रांसपोर्टर को लेकर के काफ़ी सारा रिसर्च हुआ और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस गैदर की गई, तब जा कर के जो इफ़ेक्टिव दवाइयाँ होती हैं वो बन पाती हैं। दैट इज़ वाई आप देखते रहते हैं कि सेम काइंड की बीमारी के लिए टाइम टू टाइम मेडिसिन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। आज से 10 साल पहले जो दवाइयाँ बुखार के लिए काम करती थी, अब वो दवाइयाँ बुखार के लिए काम करना बंद कर दी हैं। अभी आप देखिए तो बहुत हाई डोज का अच्छे-अच्छे कंपनी की जो है दवाइयाँ चलना शुरू हो गई हैं, है ना? अब वो पुराने ज़माने वाला कॉम्बीफ्लॉम, पैरासिटामॉल काम नहीं करता, उनसे कोई असर नहीं होता है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि बैक्टीरिया ने अपने आप को क्या किया, रजिस्ट कर लिया उन सारे ड्रग को लेकर के। ओके, नेक्स्ट हम लोग ट्रांसपोर्टर जो पढ़ेंगे, तो बेसिकली एबीसी ट्रांसपोर्टर से आपको कंक्लूजन में क्या क्या मिला सीखने को, कि एबीसी ट्रांसपोर्टर बेसिकली एक सुपर फैमिली है जो कि मेम्ब्रेन पे पाई जाती है सभी काइंड के एनिमल्स पे, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, मेमल्स हो, या फिर एनिमल्स हो, प्लांट हो, फंगस हो, माइक्रोब्स हो, बैक्टीरिया हो, जो भी हो उनके मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। और इसका काम बेसिकली क्या होता है कि ये एज अ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है और जो कुछ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और इनके लिए एग्जांपल आपको एमडीआर का दिया गया, जो कि ट्रक को ट्रांसपोर्ट करने वाले वो होते हैं। तो उनका जो हिसाब किताब था आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज सिस्टिस फाइब्रोसिस। हाँ जी। उसके पीछे का रीज़न भी वही है कि जो आपने मेडिसिन खाया ना, उन सारे मेडिसिन्स को लेकर के बैक्टीरिया, मतलब अगर सपोज़ अभी तो जो कोल्ड की आप बात कर रही हैं, वायरल इन्फेक्शन होता है, और ऐसा ऐसा कुछ एंटी वायरल दवाइयाँ बनती नहीं हैं। जो भी दवाइयाँ आप खाते हैं वो एंटी बैक्टीरियल होती हैं, और उन्हीं दवाइयों के असर से धीरे-धीरे उनका असर क्या होता है, खत्म होता है। एग्ज़ैक्टली एंटी वायरल मेडिसिन्स बनाना थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, उनको उनकी दवाइयाँ जल्दी बन नहीं पाती हैं। तो जो भी आप दवाई खाती हैं कफ़ के लिए या कोल्ड के लिए या खाँसी के लिए, वो सब के सब एंटी बैक्टीरियल होती हैं। तो उन दवाइयों का डोज बार बार दिया जाता है, और आपको पता है कि वायरस जितनी बार भी अपनी नया साइकिल को जनरेट करता है ना, उसके कुछ न कुछ पार्टिकल्स में चेंजेज आ जाते हैं, कुछ न कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये दवाइयाँ उन पे अब बेसिकली बेअसर हो रही हैं, जिसकी वजह से उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो ज़्यादा बढ़ गया है। पहले के टाइम पे सर्दी जुकाम 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता था, लेकिन अभी आप देखिए किसी को सर्दी जुकाम हो जा रहा है तो पूरा कफ बन रहा है, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी चला जा रहा है ना? तो ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। और समस्या इस बात का है कि ये जो अभी इस टाइम पे जो वायरस की वजह से हो रहा है जो इन्फेक्शन है ना, ये वायरस के पार्टिकल अपने आप में बहुत ज़्यादा एक तरीके से पोटेंट हैं। इनके पास बहुत क्लेवर्टी है, ये अच्छा अपने शेप को बड़ा अच्छे से मॉडिफ़ाई कर ले रहा है। और एज़ सच कुछ इफ़ेक्टिव मेडिसिन मार्केट में हर 3 महीने पे नहीं आ सकता है। मेडिसिन को बनाने के लिए काफ़ी टाइम देना पड़ता है। 6 महीने क्लिनिकल ट्रायल चलती है, तब जाकर कोई मेडिसिन एक पारित मतलब पास आउट होता है। और यहाँ पे हर 3 महीने पे नहीं, 20 ईयर्स तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर तो दवाइयाँ ही बहुत कम बन पाएगी। आज के डेट में फार्मास्यूटिकल कंपनी में 5000 डिफरेंट काइंड्स के मेडिसिन अवेलेबल हैं। 20 ईयर्स तो ज़्यादा है, लेकिन 6 महीने का क्लिनिकल ट्रायल लगता है। जब कोई मेडिसिन पूरा तरीके से पास आउट हो जाती है, बन जाती है, फॉर्मूला बन जाता है, उनका टारगेट साइट बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तब उन मेडिसिन को बना करके ट्रायल देने के लिए 6 महीने का टाइम लगता है। क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं। डेफ़िनिटली देखिए, ये बात आपकी सही है कि उतना लग सकता है, क्योंकि रिसर्च करना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ, आपने कोई चीज़ रखी हुई है, बस उसका शेप का आपने बना दिया। जितना आसानी से आपको मॉलिक्यूलर डॉकिंग पढ़ाई जाती है, उतना आसान होता नहीं है। चीज़ों को डिस्कवर करने का टाइम ज़्यादा लगता है। फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो कम लगती है। डिस्कवर करने में नो डाउट, रिसर्च वाला जो पोर्शन होता है उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। कभी-कभी तो आपको पता ही नहीं चलता है कि हाँ, जो पॉज़िटिव एजेंट है, उसके किस पार्ट से या किसकी वजह से आपको डिज़ीज़ हो रही है। क्या उसका कोई प्रोटीन है, क्या उसका कोई सरफेस है, क्या उसका कोई मॉलिक्यूल है, या वो खुद बैक्टीरिया या वायरस है। तो पहले तो इनके बारे में रिसर्च होता है, तब जाकर के कुछ चीज़ें बन पाती है कि अच्छा भैया, अगर ये यहाँ पे काम कर रहा है,
तो उनके पाथवे को समझना, उनके पाथवे को एनालिसिस करना ये बहुत टीडियस टास्क होता है। तो अगर आप रिसर्च से लेके चलेंगे फिर तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप फार्मास्यूटिकल लेवल पे देखेंगे तो 20 साल का समय नहीं लगता, 6 महीने का क्लिनिकल ट्रायल होता है, बाकी आपका 2 से ढाई साल का जो होता है उसमें केमिकल का पूरा फॉर्मुलेशन करके बनाने का। तो 3 साल के 4 साल के अंदर में आपकी दवाइयाँ बन जाती हैं, लेकिन अगर आप पूरा स्टार्टिंग से करेंगे, सपोज़ जैसे अभी कोई नया डिजीज़ आया और उस डिजीज़ के बारे में अगर आपको एनालिसिस करनी है तो फिर तो रिसर्च काफ़ी चलेगा उस पे, कि कौन से पाथवे को जाकर के वो हैम्पर कर रहा है, कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, क्या वो ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर रहा है या ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर रहा है या क्या कर रहा है, तो पहले तो ये पता चलेगा। और एक बार में ये चीज़ें तो होती नहीं है, इनको करने के लिए कई बार ट्रायल करना पड़ता है, कई बार एक्सपेरिमेंट लगाने पड़ते हैं, और इतनी महंगे ये सब एक्सपेरिमेंट होते हैं कि सारे लैब में करना भी पॉसिबल नहीं है, तो कुछ ही लेबोरेटरी हैं जो कि ये काम कर पाती हैं। समय तो लगता है नो डाउट, जितने आसानी से हम लोग दवाई खा लेते हैं, हाथ में लिया पैकेट और रैपर खोला और ग्लास का पानी लिया बस गटक जाते हैं, उतना आसानी से बनता नहीं है। हाँ, कह सकते हैं क्योंकि वो लोग बड़े स्मार्ट हो गए हैं। ओके, सिस्टर क्या हो जाता है? अच्छा, नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्टर है आपका दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये क्लोराइड आयन के लिए होता है। ये आपके CSIR के एग्जाम में कई बार पूछा गया। ये पार्ट बी वाले भी सवाल आपसे पूछा जा चुका है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन से आयंस के लिए ट्रांसपोर्टर का काम करता है, और पार्ट सी में भी इसके स्टेटमेंट को लेकर के सवाल पूछा गया है। तो पहला सवाल आप यहाँ पे याद रखिए कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक आपकी डिजीज़ है, बीमारी है, परेशानी है, और जिसमें होता क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक प्रोटीन है और इसको कोड करने वाली जो जीन होती है उसको CFTR बोलते हैं। और इस जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे आपका क्लोराइड आयन का जो चैनल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस जो प्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, क्लोराइड आयन के ट्रांसपोर्टेशंस के लिए। और ये क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से आपके बॉडी में जो आपका म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा है वो ठीक होने लगता है, और म्यूकस प्रॉपर तरीके से जो स्लाइमी होता है वो स्लाइमी नहीं रह पाता, जिसकी वजह से समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्लोराइड आयन के साथ साथ में यहाँ पे आपका क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी हैम्पर हो जाती हैं इस वाली परेशानी में, बीमारी में। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, एक आपका प्रोटीन है, और इसके लिए स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक सीरियस एंड रिलेटिव कॉमन हेरिडिटरी ह्यूमन डिजीज़ है, जिसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जीन जो कि इस प्रोटीन के लिए कोड करता है उसको आप CFTR के नाम से जानते हैं। ओनली इंडिविजुअल्स विद टू डिफेक्टिव कॉपीज शो द सीवियर सिम्टम ऑफ द डिजीज। कोई भी इंडिविजुअल जिसके दोनों के दोनों कॉपी जो होंगे, मतलब टू कॉपीज या टू जीन जो आपके इनके लिए, एक जीन के लिए या एक फैक्टर के लिए दो जीन होते हैं, जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता है, होमोलॉगस जिसको आप बोलते हैं। हमारे बॉडी में सारे के सारे क्रोमोजोम्स पेयर के फॉर्म में होते हैं, तो एक पेयर मतलब कि एक होमोलॉगस क्रोमोजोम, तो दो जीन्स पाए जाते हैं किसी भी प्रोटीन्स के लिए, तो दोनों जीन अगर आपके क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, तब जाकर के बेसिकली क्या होगा, ये डिजीज़ होगा। इस वाले कंडीशंस को जेनेटिक्स के टर्म में एक टर्म देते हैं। तो बताइए डिजीज़ का टाइप क्या है, रिसेसिव है, डोमिनेंट? हाँ, हाँ, तो बस बेसिकली ये क्या है, रिसेसिव है। जब कभी भी किसी भी डिजीज़ के लिए अगर दोनों के दोनों जीन्स का अफेक्टेड होना ज़रूरी हो जाए, तो वो डिजीज़ क्या कहलाती है, दैट इज़ रिसेसिव। जैसे आपने हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा है, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा है, ये सारे जो डिजीज़ हैं क्या हैं, रिसेसिव हैं, क्योंकि इनके दोनों के दोनों जीन अगर आपके अफेक्टेड होते हैं तब जा कर के आपका जो बीमारी है वो अपने फुल फॉर्म में आ पाती है। सिंगल जीन अगर अफेक्टेड होगा तो वहाँ पे परेशानी नहीं होती है। तो ऐसे ही आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी वही आपको स्टेटमेंट दिया गया कि दोनों की दोनों जो कॉपीज़ हैं जीन की, अगर वो अफेक्टेड होंगी, मतलब अगर उनमें म्यूटेशन हो जाएगा, तब जाकर के बेसिकली ये डिजीज़ आपको दिखाई देगी या परेशान करेगी। CF में होता क्या है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, द थिन लेयर ऑफ अ म्यूकस दैट नॉर्मली कोट द इंटरनल सर्फेस ऑफ द लंग्स इज abnormally थिक। नॉर्मल कंडीशन में आपको बताया जा रहा है कि जो मतलब म्यूकस की जो लेयर होती है, कहाँ पे, जो सरफेस होता है आपका इंटरनल किसका, लंग्स का, उनके लंग्स के सरफेस पे जो म्यूकस की लेयर पाई जाती है, जिनका काम होता है कि अगर आपके एयर नॉस्ट्रिल से
होते हुए अगर कोई जर्म्स, कोई डस्ट पार्टिकल कुछ भी अगर आ जाता है तो उनको ट्रैप करने का वो काम करता है, ताकि आपका लंग्स के एल्वियोलाई से जा कर के होकर के जाने वाला जो एयर हो पूरी तरीके से फ़िल्टर होकर के जाए, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप यहाँ पे अपने एयर ट्रैक को या एयर पाथवे को देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि एयर का फ़िल्ट्रेशन कहाँ-कहाँ पे हो रहा है। पहला तो आपका जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, यहाँ पे जो आपके हेयर्स होते हैं, यहाँ पे फ़िल्ट्रेशन ट्रैपिंग हो जाती है। दूसरा आपका जो ट्रैकिया होता है, यहाँ पे म्यूकस पूरी पाई जाती है, यहाँ पे पूरा ट्रैपिंग हो जाता है, सफाई होती रहती है। इसके बाद जब यहाँ पर आएगा, फिर इसके बाद आपका ये जब लंग्स में जाता है, तो लंग्स में भी आपके क्या होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं। तो ये एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन पे ढेर सारे क्या होते हैं, म्यूकस पाए जाते हैं। जब आपको सर्दी जुकाम या निमोनिया का इन्फेक्शन होता है, तो ये म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है, जो कि आपको कफ बन जाता है, कफ के रूप में दिखाई देता है, और उस टाइम पे आपको सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि ये जो म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, ये नॉर्मल कंडीशंस पे इन लंग्स के इंटरनल सरफेस पे क्या है, पाई जाती है। इनका काम यही होता है कि अगर आपके ये दोनों, पहला फ़िल्ट्रेशन आपका यहाँ हो गया, दूसरा फ़िल्ट्रेशन आपका यहाँ हो गया, ये डबल डेकर का जो फ़िल्ट्रेशन लगा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई बहुत अगर फाइन पार्टिकल है जो कि एयर के थ्रू आपके यहाँ पर आ चुका है, तो इसकी ट्रैपिंग क्या होती है, यहाँ पर हो जाती है। मतलब अब यहाँ से जो एयर आपका जाएगा ऑक्सीजन, वो पूरी तरीके से अल्ट्रा प्यूरीफाई होकर के जाता है, ताकि आपके ब्लड में कोई भी प्रकार का इन्फेक्शियस जो पार्टिकल्स है वो ना जा पाए। ये काम होता है नॉर्मल कंडीशंस में। ओके, सरफेस ऑफ द लंग्स इज नॉर्मली थिक। तो नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये म्यूकस होना चाहिए, मतलब स्लाइम जैसा होना चाहिए। लेकिन सिस्टिस फाइब्रोसिस के केस में क्या होगा कि ये वाली जो आपकी म्यूकस होती है वो एकदम थिक हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि म्यूकस को बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होने की ज़रूरत होती है, और वो इस केस में ट्रांसपोर्टेशन होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो म्यूकस होता है, जो कि आपका वैसे एकदम पूरा स्लाइमी टाइप का होता है, वो ना हो करके थिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं कि कफ का सूखना। जैसे आप मेडिसिन कुछ खा लेते हैं हाई डोज वाली, तो आपका पूरा कफ सूख जाता है और आपको खांसी बहुत ज़्यादा आने लगती है, और आप एकदम परेशान हो जाते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस केस में यही हो जाता है कि जो म्यूकस होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग एयर फ्लो, और जिसकी वजह से एयर का जो फ्लो होता है उनमें परेशानी होना शुरू हो जाती है, एंड प्रोवाइडिंग हेवन फॉर द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। और ये जो थीकर वाला पार्ट होता है, जहाँ पे अब वो म्यूकस नहीं रह गया है जो कि म्यूकस बैक्टीरिया को ट्रैप करने का काम करता था, अब बैक्टीरिया के लिए वो एकदम अच्छे तरीके से सबस्ट्रेट का काम करना शुरू कर देता है। मतलब जो चीज़ पहले बैक्टीरिया के लिए एक तरीके का बैरियर था, वहाँ पे उसको सर्वाइव नहीं करने देता था, वो उसको ट्रैप कर लेता था, अब वो जो थिक हो चुका है, म्यूकस नहीं रह गया है, अब वो प्लेस बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए बहुत अच्छे से प्लेस देता है, ताकि वहाँ पे ग्रो कर पाए। पर्टिकुलरली स्टेफेलोकोकस ऑरियस एंड स्यूडोमोनास ओरिजिनस, ये दो आपके ऐसे स्पीसीज हैं जिनकी वजह से निमोनिया होता है। स्यूडोमोनास की वजह से आपको क्या होता है, निमोनिया होता है, निमोनिया हो जाएगा। तो अगर आपको इन्फेक्शन अगर होता है तो वहाँ पे ये तरीके का प्रॉब्लम हो जाती थी। ये दोनों जो स्पीसीज हैं बैक्टीरिया के, इनके लिए लंग्स में जो आपका म्यूकस था, जो कि अब स्टेफेलोकोकस निमोनियाई, जी हाँ, स्टेफेलोकोकस निमोनियाई जो होती है, उससे आपका निमोनिया कॉज होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को बोला जाता है ना कि 5 साल तक के लिए बच्चों को निमोनिया बहुत ज़्यादा होता है। जब भी कोई क्या नहीं होता? अच्छा, सॉरी, यहाँ पे मैंने स्टेफेलोकोकस लिखा है, इसको बोल दिया। स्ट्रेप्टोकोकस मैं 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 बोल स्ट्रेप्टोकोकस ही रहा हूँ, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टेफेलोकोकस है, तो उस पे आप मिस मत करिए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई होता है वो स्पीसीज जिससे कि निमोनिया होती है, स्टेफेलोकोकस नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, सो सॉरी फॉर दैट, मैं बोला स्ट्रेप्टोकोकस था बट लिखा यहाँ पे स्टेफेलोकोकस। नहीं नहीं, स्टेफेलोकोकस अलग है, स्ट्रेप्टोकोकस अलग है, और निमोनिया को जो कॉज होता है अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि अभी मेरा दिमाग वहाँ निमोनिया पे था और मैंने इसको पढ़ा नहीं कि हाँ स्टेफेलोकोकस लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपको सीएफ के लिए क्या चीज़ बताई गई, इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताया गया कि नॉर्मल कंडीशंस में जो म्यूकस होती है, वो लंग्स के इंटरनल सरफेस पे म्यूकस जो होता है वो हेल्प करता है बैक्टीरिया को ट्रैप करने के लिए, ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। जब सीएफ का केस आता है, सिस्टिस फाइब्रोसिस का, तो वहाँ पे जो म्यूकस होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, और वो ठीक हो जाने की वजह से एयर का फ्लो जो होता है, मतलब एयर का जो पासेज होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। तो पेशेंट क्या करता है, सफ़र करना शुरू करता है सफोकेशन से। एंड बैक्टीरिया के लिए वो जो प्लेस होता है जहाँ पे म्यूकस बन रहा था, जो ठीक हो चुका है, वो
अब बहुत अच्छा एज अ सबस्ट्रेट काम करता है, वहाँ पे बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव करता है। स्पेशली ये दो स्पीसीज हैं, स्टेफेलोकोकस और सीडोमोनास ओरिजिनोसा, ये दो हैं जो कि आसानी से वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। अगर इनका ग्रो हुआ तो क्या प्रॉब्लम बन सकती है? द डिफेक्टिव जीन इन सी एफ पेशेंट्स वॉज डिस्कवर्ड इन 1989। ये इस जीन ये इसमें ईयर में डिस्कवर किया गया। It encode a membrane protein called cystic fibrosis transmembrane conductance regulator और CFTR। ये जो आपकी CF जीन है वो बेसिकली CFTR प्रोटीन को क्या करती है, कोड करती है, और इसी प्रोटीन के थ्रू हो करके ट्रांसपोर्टेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, जिनके न होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। CFTR, this protein has two segments, each containing six transmembrane helix and two nucleotide binding and regulatory region। ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, अभी आपने जस्ट जो चीज़ पढ़ा है, क्या उससे सिमिलरिटी शो करता है? देखिए यहाँ पे, टू सेगमेंट ईच कंटेनिंग सिक्स ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्सेस एंड टू न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। अभी आपने जो पढ़ा ABC ट्रांसपोर्टर, उसके बारे में भी आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट बताए गए थे, याद आ रहा है? आप कह सकते हैं कि ABC ट्रांसपोर्टर और CFTR, ये दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती हैं। किस बेसिस पे? कि ये भी आपका दो डोमेन से मिलकर के बना होता है, ये भी बना होता है, इसके भी एक हेलिक्स में या एक डोमेन में 6 हेलिक्स होते हैं। अरे, आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा अमित, शायद मेरे ख्याल से आपकी तरफ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा देख लीजिए उसको। तो CFTR और ABC के दोनों के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, उनके कंपोनेंट्स को लेकर के, उनके डोमेन्स को लेकर के, उनके न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग को लेकर के और उनके सेगमेंट को लेकर के। वहाँ पे भी वही चीज़ थी, यहाँ पे भी वही चीज़ है। कभी कभी आप ABC ट्रांसपोर्टर की फैमिली को CFTR की फैमिली के नाम से भी जानते हैं। बोला जाता है कि CFTR बेसिकली काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करता है ABC ट्रांसपोर्टर के MDR फैमिली से। सो CFTR is therefore very similar to the other ABC transporter protein except that its function is ion for the chloride। यहाँ पर आपको बताया गया कि CFTR जो होता है ABC ट्रांसपोर्टर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी शो करता है। जो चीज़ें डिफरेंट है वो क्या है कि CFTR जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? क्लोराइड आयन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ABC ट्रांसपोर्टर किसके लिए था? ड्रग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ये दोनों चीज़ों का फंक्शन अपना अलग होगा, लेकिन इनके केमिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बेसिकली क्या है? सेम है। और वो आपका एक तरीके का पंप था, मीन्स ट्रांसपोर्टर था, और ये आपका क्या है? चैनल आयन है, मतलब चैनल के थ्रू ये होकर के जा रहा है। तो CFTR आपका एक चैनल है, ABC ट्रांसपोर्टर आपका क्या है? पंप है, मीन्स ट्रांसपोर्टर है। और पंप में और ट्रांसपोर्टर में डिफरेंट हो, मतलब चैनल में और पंप में डिफरेंस होता है, जो कि आपको भी आगे पढ़ने को मिलेगा। द चैनल कंडक्ट क्लोराइड आयन, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, क्लोराइड आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन व्हेन बोथ NBD एंड हैव बाउंड विद ATP। दोनों जो आपके न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन्स हैं, अगर इनसे ATP अगर आपका बाउंड किया रहेगा तो उस कंडीशंस में जो चेन होगा, मतलब चैनल होगी, वो क्लोराइड आयन को क्या करेगा? मेम्ब्रेन से होकर के कंडक्ट करेगा, मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन कराएगा। जब आपका ATP बाइंड किया रहेगा तब इट क्लोज व्हेन the ATP on one of the NBD is broken down to ADP and PI। न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन के जो दो आपके ATP बाइंडिंग ATPs हैं, अगर उनमें से कोई एक ATP का ब्रोक डाउन हो जाए ADP और PI में, तो उस कंडीशंस में आपका ये जो चैनल होता है वो क्या होता है? बंद हो जाता है। मतलब उस कंडीशन में अब क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, नहीं होगा। तो चलने के लिए, मतलब क्लोराइड आयन का होने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए ज़रूरी क्या है? कि इस ट्रांसपोर्टर के लिए, इस ट्रांसपोर्टर का जो प्रोटीन है उसमें दोनों के NBD जो है वो ATP से बाइंड किए हुए होने चाहिए। अगर ATP से बाइंड नहीं रहेगा तो वो आपका चैनल क्या होगा? क्लोज हो जाएगा, और क्लोज की कंडीशन में कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। The chloride channel is further regulated by the phosphorylation of several cysteine residues in the regulatory domain, catalyzed by cyclic AMP dependent protein kinase। तो सेरीन है जहाँ पर कि आपका रेगुलेशन होता है, जिसमें आपका क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन, मीन्स पी का एडिशन होगा, और इस तरीके से फॉस्फोराइलेशन करके इस प्रोटीन के चैनल को क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है, और ये कैटलाइज किया जाता है CMP से। तो CMP यहाँ पे एज ए रेगुलेटरी का काम करता है, और जिन पे फॉस्फोराइलेशन होगा वो आपका है सिस्टीन सेरीन रेसिड्यूज। तो कभी कभी सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्लोराइड आयन वाले ट्रांसपोर्टर को या चैनल प्रोटीन्स को एक्टिव करने के लिए कौन सी प्रोसेस परफॉर्म की जाती है?
फॉस्फोराइलेशन, मेथाइलेशन, यूबिक्विटिनाइजेशन या इस तरीके से, और किस रेसिड्यू मतलब किस टाइप के अमीनो एसिड का यहाँ से भी बनता है। तो ये दोनों टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोराइलेशन और सेरीन। एक चीज़ याद रखिएगा, बायोलॉजिकल सिस्टम में मोस्ट ऑफ द टाइम पे चीज़ों को एक्टिव करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है वो फॉस्फोराइलेशन। मैक्सिमम टाइम पे, ऑल टाइम पे कहना सही नहीं है, मैक्सिमम टाइम पे जब भी कोई मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करना हो, कोई प्रोसेस को अगर एक्टिव करना हो, तो वहाँ पे जो चलता है प्रोसेस वो आपका क्या होता है, दैट इज द फॉस्फोराइलेशन। ओके। नेक्स्ट है कि व्हेन द रेगुलेटरी डोमेन इज नॉट फॉस्फोराइलेटेड द क्लोराइड चैनल इज क्लोज्ड। तो क्लोराइड चैनल को, हेलो, ओके हमें, ओके ओके, क्लोराइड चैनल को बंद करने के लिए मतलब क्लोज होने के लिए कंडीशन दो हैं। पहला, या तो आपके दोनों जो एनबीडी डोमेन्स हैं उन दोनों में से किसी एक डोमेन पे अगर आपका एटीपी जो होगा वो अगर एडीपी के फॉर्म में हो जाएगा, उस टाइम पे भी ये क्लोज हो जाएगा। या जो इनका कैटालिटिक रेगुलेटरी पार्ट है, अगर उसमें जो फॉस्फोरेलेशन की प्रोसेस हो रही है, अगर वो फॉस्फोरेलेशन नहीं हुआ रहेगा, उस कंडीशन पे भी आपके क्या होंगे, ये चैनल बंद रहेंगे। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि सीएफटीआर के को एक्टिव रहने के लिए मतलब क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वहाँ पे ध्यान दीजिए। नंबर पहला, जो एन बी डी मीन्स न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है, उनसे दोनों जो एटीपी आपके बाइंड करते हैं, दोनों ही डोमेन अगर आपका एटीपी से बाइंड किया हुआ रहेगा तब जा करके आपका वो चैनल ओपन रहेगा, पहला कंडीशन। दूसरा, उनका जो रेगुलेटरी कंपोनेंट है अगर उनमें सिस्टीन रेसिड्यूज पे फॉस्फोराइलेशन हुआ रहेगा तब जाकर के आपका चैनल क्या होगा, एक्टिव होगा और ओपन रहेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मिसिंग होगी, मतलब या तो आपका एटीपी बाइंड नहीं किया रहेगा एनबीडी डोमेन से, या तो जो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है वो नहीं हुई रहेगी। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर हो जाती है तो बेसिकली वो आयन चैनल क्या होगा, आपका क्लोज हो जाएगा। और क्लोज के लिए ही कंडीशन आपसे पूछे। हाँ जी। कहाँ पे? साइक्लिक ईएमपी बनाने के लिए आपका एडेनाइड साइक्लेज आता है, मतलब एटीपी से जब आपका साइक्लिक एएमपी का बनना होता है तो यहाँ पे एंजाइम आपका काम आता है, एडेनाइड साइक्लेज, ये बनाने का काम करता है। और ये आपका एंजाइम कहाँ पाया जाता है, मेम्ब्रेन पे। जब कभी भी आपके ये साइक्लिक साइक्लिक एएमपी हमेशा नहीं बनता ना, ये बनता है कब, जब सिग्नलिंग का काम शुरू होता है, जब ये साइक्लिक सीएमपी आपका हमेशा सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में काम करता है। और ये सेकेंडरी मैसेंजर तभी काम आता है, मतलब तभी बनता है जब आपकी बॉडी पे, बॉडी के सेल्स को कोई स्टिमुलाई मिल रही हो प्राइमरी मैसेंजर के रूप में। तो प्राइमरी मैसेंजर जब आपका मिलता है, सरफेस वाले सेक्टर पे अगर काम करता है, तो वहाँ पे मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले आपके जो एंजाइम्स होते हैं, एडेनाइलेज साइक्लेज और ट्रांसपोजेज, ये सारे जो एंजाइम हैं वो एक्टिव होंगे और एटीपी मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं साइक्लिक एएमपी में। और तब जाकर के फर्दर अपना क्या करेगा, काम करेगा। तो जहाँ कहीं पे भी साइक्लिक एएमपी आएगा, आप समझ जाना कि वहाँ पे एडेनाइलेज साइक्लेज एंजाइम ने काम किया हुआ है। अगर वो काम नहीं करेगा तो साइक्लिक एएमपी का बनना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चाहे आप लैक्टोज़ के उसमें देखेंगे, मतलब रेगुलेशन में देखेंगे, चाहे आप कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में देखेंगे, चाहे आप यहाँ पे देख रहे हैं, या फिर फर्दर अभी आप सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई सारे ऐसे पाथवे आएँगे जिन पाथवे में साइक्लिक एएमपी जो है आपका सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में काम करता है, वहाँ पे वो एक्टिव होता है। कहीं पे भी साइक्लिक एएमपी अगर बनेगा तो एडेनाइलेज साइक्लेज एंजाइम आपका काम किया रहेगा। यहाँ पर आपको सिस्टिस फाइब्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो आपका प्रोटीन है उसको आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे ये आपका क्या क्या कब कब आपका ओपन हो सकता है, कब कब आपका क्लोज हो सकता है। तो पहले अगर फर्स्ट कंडीशन पे हम लोग इसको देखें समझें तो यहाँ पे क्या बता रहा है, चैनल आपका क्या है, क्लोज है। तो क्या रहेगा, जो रेगुलेटरी डोमेन है फॉस्फोराइलेटेड एंड नो एटीपी बाउंड टू द एनबीडीपी। तो अगर आपका यहाँ पे ये ये चैनल मतलब ये जो डोमेन है अगर आपका फॉस्फोराइलेटेड तो है, लेकिन एटीपी आपका बाउंड अगर नहीं किया गया तो उस कंडीशन में भी क्या रहेगा, ये क्लोज रहेगा, पहला कंडीशन। इसके बाद ओपन होने के लिए क्या है कि आर डोमेन, रेगुलेटरी जो डोमेन है वो फॉस्फोराइलेटेड हो और एटीपी से क्या हो, बाउंड किया हुआ एनबीटी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ओपन होगा। फिर से कंडीशन दिया गया है कि आर डोमेन क्या है, अनफॉस्फोराइलेटेड है और नो एटीपी बाउंड टू द एनडीपी है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका क्लोज रहेगा। चौथा एक कंडीशन आपका और बनेगा कि आर डोमेन आपका क्या हो,
अनफॉस्फोराइलेटेड हो और ये एटीपी से अगर बाइंड किया हुआ हो, उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, ये चैनल जो होगी वो क्लोज होगी। तो ये कंडीशन आपको दे करके पूछे जाते हैं कि किस कंडीशन में आपका चैनल जो होगा वो ट्रांसपोर्ट करेगा। यही स्टेटमेंट आपको जो ये जो बॉक्सेस बने हैं ना, ये बॉक्सेस ही आपके पॉइंट बन जाते हैं कि हाँ जी, हाँ, हाँ, कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे ना, ये, हाँ, हुँ। मतलब ये जो डोमेन आपको दिखाया दे रहा है, ये वाला जो आपका एनबीडी डोमेन है, मतलब ये एक है और एक दूसरा है। तो एनबीडी डोमेन का ये जो आपका हेलिक्स दिखाई दे रहा है, इस हेलिक्स में फ्रांक का जो पोजीशन है 508 पे, वहाँ पे आपका एटीपी बाइंडिंग डोमेन है। मतलब ये वाला जो सर्कल है, ये ये सर्कल है जो कि आपका एग्जैक्टली जाकर के एटीपी यहाँ पे बाइंड कर रहा है ना? ये दिखा रहा है ये। सेरीन वाले से भी उसका क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, और इस वाले से क्या होगा, यहाँ पे एटीपी की बाइंडिंग होगी। फॉस्फोराइलेशन से सवाल पूछेगा, एटीपी के बाइंडिंग वाले से तो नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे उसको ध्यान देते रहिए। तो कंडीशन आपने यहाँ पे देखा कि सिस्टिस फाइब्रोसिस मीन्स सीएफटीआर प्रोटीन्स का ओपन होना और क्लोज होना किस किस कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे तीन कंडीशन आपको दिए गए। अगर आर डोमेन, मतलब कंडीशन जो है ओपन होने के लिए वो क्लियर रहना चाहिए कि आपके आर जो डोमेन है वो फॉस्फोराइलेटेड होना चाहिए, और जो एनबीडी डोमेन है वो उससे एटीपी से बाउंड होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन अगर आपकी मीट नहीं करेगी तो बेसिकली क्लोज होगा, और आपको फर्स्ट एंड लास्ट ये दिनों दिया गया है। तो इनको अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि किस टाइम पे आपका ओपन होगा, किस टाइम पे क्लोज होगा, ताकि आपके अगर प्रॉब्लम में बने तो ये आप अच्छे से बता पाएँ। द म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सी एफ इन 70% केसेस result in the deletion of एफ ई रेसिड्यूज एट द पोजिशन ऑफ 508। जिसकी बात आप ये कर रहे थे, इसके लिए लाइन भी यहाँ पे लिखी गई है। मैक्सिमम केसेस में जो आपका सी एफ जीन के लिए प्रॉब्लम हो रही है, उस केसेस में ये जो एन बी डी डोमेन का ए टी पी बाइंडिंग ग्लू है, जहाँ पे ए टी पी बाइंड कर रहा है, इसमें जो फेनाइल का 508 नंबर वाला अमाइनो एसिड है, उसमें क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपका ये वाला डोमेन पे एटीपी बाइंड नहीं कर पाता। और अगर आपका एटीपी बाइंड नहीं कर पाएगा तो बेसिकली आपका आयन चैनल जो है ओपन वो नहीं होगा। सो 70% का मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया इस एक फैक्टर का। तो अब आपसे सवाल यहाँ पे ये बनेगा कि कौन से अमाइनो एसिड के म्यूटेशंस हो जाने की वजह से सिस्टिस फाइब्रोसिस की जो जीन है वो एक्टिव नहीं रह पाती या वो ओपन नहीं रह पाता। तो अब यहाँ के लिए आपका ये आंसर काम करेगा फेनाइलएलानाइन की, ये वाली वो है। तो दो चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक आपका है सेरीन जिस पे आपका फॉस्फोराइलेशन होगा, और दूसरा है आपका फेनाइलएलानाइन जिसकी वजह से आपका म्यूटेशन अगर होगा तो वहाँ पे एटीपी बाइंड नहीं कर पाएगी। तो ये साइट है आपका फॉस्फोराइलेशन के लिए, और ये साइट है एटीपी बाइंडिंग के लिए। ठीक है, ओके। द म्यूटेंट प्रोटीन फोल्ड इनकरेक्टली, जब अगर म्यूटेशन अगर आपका हो जाएगा तो प्रोटीन क्या होगी, उसकी फोल्डिंग जो होगी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, विच इंटरफेयर विद इट्स इंसर्शन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ये जो आपकी डोमेन है ये प्रॉपर तरीके से मेम्ब्रेन में इंसर्ट नहीं हो पाती है, रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड क्लोराइड एंड H2O मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे Cl नेगेटिव रहेगा, ये Cl नेगेटिव। अगर म्यूटेशन अगर होगा तो प्रोटीन की फोल्डिंग प्रॉपर नहीं होगी, और प्रोटीन का फोल्डिंग प्रॉपर अगर नहीं होगा तो उसका मेम्ब्रेन में सही तरीके से इंसर्शन नहीं हो पाएगा, और जिसकी रिजल्ट की वजह से आपका क्लोराइड आयन का और H2O का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। मेम्ब्रेन ऑफ द epithelial cells that line in the airways and digestive tract, exocrine glands जैसे लाइक पेंक्रियास, स्वीट ग्लैंड, बाइल डक्ट एक्सेट्रा, इन सब में जो पाई जाती है। तो वाटर का मूवमेंट न होने की वजह से आपका जो म्यूकस बनता है जो कि पूरा एकदम स्लिपरी होता है, वो अब कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि सिस्टिस फाइब्रोसिस में कौन से आयन का ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होता है,
ऑप्शंस में रहेगा आपका सोडियम आयन के लिए, पोटेशियम आयन के लिए, क्लोराइड आयन के लिए, मैग्नीशियम आयन के लिए, इस तरीके से ऑप्शन रहते हैं और आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्लोराइड आयन है और इसको याद रखना बड़ा अच्छा है। इसका स्टार्टिंग का नाम भी सी एफ है, मतलब कि सिस्टिस फाइब्रोसिस। तो सी फॉर क्लोरीन। Liquid secretions is essential to keep the mucus on the surface of alveoli of the lungs at just the right viscosity to trap the clear microscope that are the inhaled। आपको बताया जा रहा है कि लंग्स का जो एल्वियलाई है उसके सरफेस पे म्यूकस जो बन रहा है उसका लिक्विड का सिक्रेशन होना मतलब बहुत ज़रूरी होता है। जो कि वही जो लिक्विड होता है वो उसको म्यूकस बनाता है। और वो म्यूकस का काम क्या होता है कि उसके सरफेस पे आए हुए जो माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या करता है, ट्रैप करता है और उनको क्लीन करता है जो भी आपके एयर के थ्रू आए हुए हैं। तो अगर किसी पेशेंट्स का सिस्टिस फाइब्रोसिस की जो जीन है वो म्यूटेंट हो चुकी है तो उसके लंग्स में प्रॉपर तरीके से जो एल्वियलाई है वहाँ पे म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसकी लंग्स ज़्यादा अफेक्टेड होगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल वाले के। तो उसको खांसी, कफ, बुखार, परेशानी बहुत ज़्यादा आती रहेगी। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वो प्रोन होते हैं खांसी जुकाम के, उनको बहुत तेज़ से फटाफट फटाफट काफ़ी जल्दी जल्दी खांसी जुकाम होता रहता है। तो उनकी बॉडी में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि म्यूकस नहीं बन पाते हैं। तो म्यूकस का बनना आपकी बॉडी में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। म्यूकस अगर नहीं बनेगा तो समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। म्यूकस अगर नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी में जो चीज़ें अच्छे तरीके से नीचे की तरफ जा रही हैं वो नीचे भी नहीं जा पाएंगी, मतलब ट्रैक उससे, इसोफेगस से, है ना। क्या? देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल डेफ़िनेटली कोई भी आपने पढ़ा है बायोलॉजिकल सिस्टम में कि कोई भी चीज़ का हाइपर एंड हाइपो दोनों ही स्टेट हमारे लिए हार्मफुल होता है। आप ग्लूकोज़ की बात करती हैं, ग्लूकोज़ अगर आपका हाइपो होगा तो भी दिक्कत है, हाइपर होगा तो भी दिक्कत है। आप बीपी की बात करती हैं, बीपी अगर लो होगा तो भी दिक्कत है, हाई होगा तो भी दिक्कत है। हमारी बॉडी एक क्या है, डायनामिक सिस्टम है। हमारी बॉडी में हर चीज़ ना एक बैलेंस फॉर्म में चाहिए होती है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ की अधिकता हो जाए मीन्स ज़्यादा एक्सेस हो जाए और अगर उसकी आपकी कमी हो जाए मीन्स डेफिशिएंसी हो जाए तो दोनों कंडीशन में ही हमारे लिए प्रॉब्लम है। म्यूकस ज़्यादा बनेगा तो डेफिनेटली वही प्रॉब्लम है हमारे लिए। कफ ज़्यादा बनता है, नोज़ी नोक्स हो जाते हैं, मतलब वो हो जाते हैं, समस्या ज़्यादा हो जाती है। दोनों ही समस्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग आएँगे एक्वापोरिन्स के बारे में, जो कि ये भी सीएसआईआर के लिए काफ़ी फेवरेट टॉपिक माना जाता है। यहाँ से भी कई सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने 2 ट्रांसपोर्टर के बारे में पढ़ लिया, दैट इज़ एबीसी के बारे में पढ़ लिया और सीएफटीआर के बारे में पढ़ लिया। ये दोनों ही ट्रांसपोर्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सीएसआईआर के पार्ट ए और पार्ट बी में सवाल इनसे, पार्ट बी और पार्ट सी में सवाल इनसे पूछे जाते हैं। तो तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एक्वापोरिन को लेकर के, जो कि वाटर के लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्टर का काम करता है। वाटर मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन से बाहर और अंदर ले जाने के लिए जो प्रोटीन है उसको हम बोलते हैं दैट इज द एक्वा प्रोटीन या AQP। सो a family of integral membrane protein provide channel for the rapid movement of a water molecule across all plasma membrane। चीज़ चाहे कुछ भी हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, कुछ भी हो, जितने भी टाइप के आपके सेल्स होते हैं सभी सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वाटर मॉलिक्यूल को मूव आउट करने के लिए जो चैनल प्रोवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वा प्रोटीन। और ये आपका एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की फैमिली से बिलोंग करता है। एक्वापोरिन्स आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जितने भी आपने पढ़े हैं उन सभी में पाया जाता है। और है क्या, मल्टीपल एक्वापोरिन जीन्स आर जनरली प्रेजेंट इनकोडिंग सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोटीन। किसी भी इंडिविजुअल में एक से ज़्यादा एक्वापोरिन प्रोटीन्स जो है वो कोड किए जाते हैं अलग अलग जीन से। लेकिन वो जो पोरिन आपके प्रोटीन होते हैं उनका फंक्शन तो वही होता है कि वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं, मतलब आइडेंटिकल नहीं होते हैं। उनकी सिमिलरिटीज़ होती है स्ट्रक्चर्स में। सबके सेल्स में पाए जाने वाले जो एक्वापोरिन्स होंगे उनका कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहता है। वाटर सिक्रेशंस बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस स्वेट, सलाइवा एंड टीयर्स अकर्स थ्रू द एक्वापोरिन। जितना भी आपकी बॉडी में सलाइवा निकल रहा है और टीयर्स निकल रहे हैं, स्वेट निकल रहे हैं, इन सब का जो सेक्रेशंस हो रहा है वो किसकी वजह से, दैट इज़ द एक्वापोरिन की वजह से। आपके आँख में जो आंसू आ रहा है वो भी आंसू किससे हो रहा है, दैट इज़ द
एक्वापोनिक की वजह से। गर्मी के दिनों में हमें पसीना आता है, वो भी किसकी वजह से? एक्वापोनिक की वजह से। ये और ये सारी जो चीज़ें हैं, आप अच्छी मिठाइयाँ देखते हैं, अच्छे खाना अगर आप देखते हैं, आपके मुँह में सलाइवेशन होना शुरू हो जाता है, वो सलाइवेशन भी किसकी वजह से? एक्वापोनिक की वजह से। तो आपकी बॉडी से वाटर मटेरियल कहीं पे भी अगर निकल रहा है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है, वो क्या है? दैट इज़ द एक्वापोरिन। तो अभी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं अगर आप जा रहे हैं और अगर आपने अच्छा सामान देखा खाने-पीने का और आपके माउथ में सलाइवेशन हुआ, तो आप समझना कि वहाँ पे एक्वापोरिन जो प्रोटीन है वो एक्टिव हो चुकी है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही है। अगर आपके फैमिली में कुछ ऐसा बात हो गया जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दुःख है और आपकी आँख से बहुत ज़्यादा आँसू आ रहे हैं, तो आप भी वहाँ पे समझिएगा कि अभी आपके टीयर्स में पाए जाने वाले एक्वापोरिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हो चुके हैं। तो जो जितने भी आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उनके उनसे द्वारा निकलने वाले जो सिक्रीशंस होते हैं, उन सिक्रीशंस के लिए जो काम करता है वो कौन सा? दैट इज़ द एक्वापोरिन। 7 डिफरेंट अगर टीचर्स इतनी अच्छी बात अगर बोल के मारे ना, तो बच्चे को कहने लगेगा कि चलो अच्छा एक जानकारी तुमको मिली है। है ना? अब गर्मी अगर आपको लगेगी तो आप बोलना कि हाँ, गर्मी फैक्टर है हमारे एक्वापोरिन प्रोटीन्स को एक्टिव करने के लिए। है ना? जैसे अभी गर्मी का दिन चल रहा है, लाइट अगर चली जाती है तो फैन कूलर सब चलना बंद हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी का अ, हाँ जी। हाँ। 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 हाँ, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों हार्मोन्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं, जो कि आपको फ़ियर, फाइट एंड फ्लाइट तीनों टाइम पे ट्रिपल एफ बोला जाता है। नाम सुना होगा आप लोगों ने, ट्रिपल एफ हार्मोन्स। फ़ियर, फाइट एंड फ्लाइट। जब कभी आपको डर लगता है, जब कभी आपको गुस्सा आता है, मार करने का मन करता है, या कभी आपको जंप लगाने का मन करता है, आपको गली में कुत्ता अगर दौड़ाना शुरू किया, तो आप भागना शुरू करते हैं, जंप करते हैं। उस टाइम पे भी आपका किसी से बहसा-बहसी हो गई, हाइपर टॉक हो गया, गुस्सा आया, मारने का मन किया, उस टाइम पे भी, और आपने साँप देख लिया और आप डर गए हैं, तो उस टाइम पे भी, ये तीनों कंडीशंस में आपका जो हार्मोन निकलता है, उसको आप एड्रेनलिन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ओके? हाँ, इंजेक्शन भी दिया जाता है। ओके? नहीं, नहीं, सारी की सारी गैसेस जाती हैं और एज़ इट इज़ सेम उसी रेशियो में निकल जाती हैं। सिर्फ़ आपके इन्हेलेशन में और एक्सहेलेशन में जो रेशियो चेंज होता है, वो CO2 का और ऑक्सीजन का। लेने के टाइम पर आपके एयर में, जो आप एयर को इन्हेल करते हैं, वहाँ पे O2 का परसेंटेज ज़्यादा होता है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो वहाँ पे CO2 का परसेंटेज ज़्यादा होता है। बाकी नाइट्रोजन, ये बाकी जितनी गैसेस होती हैं, सब ऐसे ही आप बाहर निकाल देते हैं। आपके बॉडी में ऐसा कुछ फ़िल्ट्रेशन नहीं है कि जो कि एयर के सारे कंपोनेंट को फ़िल्टर करके सिर्फ ऑक्सीजन दे। हाँ, गैसीय सारे जाते हैं, बट उनका कोई काम नहीं है। Okay, so 7 different पोरीन प्ले रोल इन यूरिन प्रोडक्शन एंड वाटर रिटेंशन इन द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को लेकर के बताया गया कि जो कि जहाँ पे एडीएच हार्मोन्स आपका काम करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये भी आपका निकलता है हार्मोन, और जो कि वाटर के रीअब्जॉर्प्शंस को बचा मतलब बढ़ाता है। अगर एडीएच हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो उस पर्सन को मल्टी यूरिनेशन की बीमारी हो जाती है। मल्टी यूरिनेशन मतलब कि वो बार-बार क्या करेगा, टॉयलेट जाएगा, जितना पानी पिएगा डायरेक्टली वो पानी पीने के बाद उसका क्या करेगा, यूरेथ्रा में पूरा आएगा और बाहर निकल जाएगा। उसका स्टोर करने की क्षमता कम हो जाती है, वाटर रीअब्ज़ॉर्ब नहीं होता है, तो उसकी बॉडी में हमेशा उसको प्यास लगा रहेगा, हमेशा उसको थकान लगी रहेगी, एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है। तो ये डायबिटीज़ इंसिपिडस कहलाता है इसको। डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि शुगर है, डायबिटीज़ इंसिपिडस जो कि आपका यूरिन की बीमारी होती है। तो एडीएच हार्मोन जो होता है, वो आपके वाटर को रीअब्ज़ॉर्ब करता है, जो भी आपका फ़िल्ट्रेशन हो रही होती है। तो अगर एडीएच हार्मोन्स प्रॉपर अगर आपका काम कर रहा है, तो आपकी बॉडी में वाटर का मेंटेनेंस बना रहता है। और
जब आपकी बॉडी में वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तब जाकर के ये हार्मोन सिग्नल देता है कि भैया थोड़ा पानी पी लो, हमारा जितना क्षमता था काम करने का स्टोर करने का हमने कर लिया है, अब उसको चाहिए पानी, तब आपको पानी की प्यास लगती है। इसीलिए बायोलॉजिकली ये बोला जाता है कि जब आपको ये अर्ग फील हो, मतलब आपको ये सेंसेशन आए कि आपको प्यास लगी है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थर्स्टी हो चुकी थी। क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस पे आपको ये फीलिंग्स नहीं आती कि आपको पानी चाहिए। तो पानी प्यास लगने से पहले आपको पानी पीना चाहिए। अगर आपने ये इंतज़ार किया कि भई हमको पानी बहुत तेज़ प्यास लगी है, तो वो थ्रेशोल्ड लेवल होता है। मतलब अब आपका एडीएच हार्मोन जितना बैलेंस कर सकता था, वो पूरा बेचारे ने बैलेंस कर लिया। अभी आपकी बॉडी का जो थ्रेशोल्ड लेवल था, वो क्रॉस कर चुका है। तब आपको प्यास की अर्ग फील होती है कि नहीं, अब हमको पानी पीना है। और मैक्सिमम टाइम पे यही होता है कि सभी लोग जनरली यही करते हैं। बहुत कम लोगों को मैंने देखा है जो कि रेगुलर बेसिस पे पानी पीते हों। जैसे मेरी आदत है कि मैं हर एक आधे घंटे पे 1 घंटे पानी पीता, थोड़ा पीऊँगा लेकिन पीता रहता हूँ। तो लेकिन मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा कि जब उनको एकदम प्यास की टेम्पटेशन होती है कि प्यास लग गई है तब पानी वो पीते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे आपकी बॉडी का जो हार्मोन सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। बाप रे! बगैर पानी के रहती हैं? भैया ऐसी गलतियाँ प्यास नहीं लगती है, ऐसा गलती नहीं करिए, ठंडी के टाइम पे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर आप पानी नहीं पिएँगे ना, ये आपको अभी बायोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं, आपको समझाते हैं। अगर आपकी बॉडी में वाटर अगर नहीं जाएगा ना, तो जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान बनने वाले जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं ना, उनका फिल्ट्रेशन कहाँ से होता है? यूरिन से होता है। और अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन का जो नॉर्मल है, आपका 1.5 लीटर पानी आपका बाहर निकलना चाहिए यूरिन के थ्रू। अगर ये नहीं निकल रहा है ना, तो आपके ब्लड में बहुत सारे टॉक्सिन सब्सटेंसेस का अकुमुलेशन हो रहा है, जो कि आपके लिए बहुत प्रॉब्लम करेगा। और अगर आप ऐसे रह रही हैं तो आप मत रहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आपके जो आप जो फूड खाते हैं, जो खाना-पीना आप खा रहे हैं, जो मेटाबॉलिज़्म होता है ना, उसके दौरान बहुत सारे फ्री रेडिकल्स और बहुत सारे अनवांटेड कंपाउंड बनते हैं। और उन सारे टॉक्सिक मटेरियल्स का फ़िल्ट्रेशन करने के लिए हमारी बॉडी में सिस्टम है किडनी, जो कि फ़िल्टर करके यूरिन के फॉर्म में निकालती है। डेली अगर आपकी बॉडी से 1.5 लीटर, 1.2 लीटर अगर यूरिन का इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि आप गलत कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ में। आप पानी ठीक से नहीं पी रहे हैं। दैट इज़ व्हाई रिकमेंड किया जाता है कि नॉर्मली किसी भी पर्सन्स को 3 टू 4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। अगर आप इतना पीते हैं तब जाकर के ये 1.2 से लेकर के 1.5 लीटर यूरिन बन पाता है, और इससे आपके सारे मटेरियल बाहर निकल पाते हैं। अगर आप नहीं कर रही हैं, तो अपने शरीर में, अपने ब्लड में पूरा ज़हर पैदा कर रही हैं आप। हाँ। हुँ। अरे तो कहाँ लिक्विड लगी? क्या ठंडी में कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं? हे भगवान! चाय में पानी का रेशियो कितना होता है वंदना? अच्छा, बहुत डिफरेंस है। नॉर्मल देखिए, लिसन, 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 आपकी बॉडी को वाटर प्योर फॉर्म में चाहिए, क्योंकि प्योर फॉर्म वाटर बाकी जगह पे यूज़ होता है सारी चीज़ों को करने के लिए। चाय जो होगा ना, उसको वहाँ पे फ़िल्टर नहीं करेगा जा कर के कि हाँ, वो पानी बनाए और दूध बनाए और वो अलग करे। पानी का जो काम है आपके सारे सेल्स के फ्लूइड को मेंटेन करना, वो काम चाय नहीं करेगा। हाँ, एक बार अगर आप जूस पीते हैं तो थोड़ा काम आपका हो सकता है, लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पानी आपको पीना पड़ेगा। रसना पी रहे हैं, अच्छी बात है, रसना अगर आप पी रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आप सभी लोगों को कि फ्रूट्स का जूस पीने के बजाय आप फ्रूट्स खाएँ। फ्रूट का जूस फ्रूट का जूस उतना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लिक्विड लेते हैं, और अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें फाइबर जाता है, और फाइबर आपके सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर जब कभी भी आपका खाने का मन करे तो आप फ्रूट्स लेके खाइए, आप उसके जूस को मत पीजिए। जूस पीने का मतलब ये हुआ कि आपने उसके आधे जो बेनिफिट थे वो निकाल दिए उसके छिलके के फॉर्म में या उसके वेस्टेज के फॉर्म में। अगर आप हाँ। हुँ, हुँ,
सर्वाइव कर सकते हैं आप। आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऐसे प्रिकर्सर के फॉर्म में बनती रहती हैं। सर्वाइव आप कर पाएँगे लेकिन उससे आपकी बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। इन द सेंस ये कि सिर्फ़ आप सर्वाइव ही कर पाएँगे। आप किसी चीज़ को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कंडीशन में नहीं रहेंगे। जैसे सपोज़ आपको 7 घंटे 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप नहीं कर पाएँगे। फिज़िकल कोई काम करना पड़ेगा तो आप नहीं कर पाएँगे। आप रेस्ट मोड में। हाँ, अरे न्यूट्रिशन पूरा ले रहे हैं मतलब क्या? जब जब अगर आप डाइट ले रहे हैं फिर तो पेट भरेगा ही ना। हाँ। हुँ, 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 हुँ। नहीं, अगर आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट मतलब कि एनर्जी का जो लेवल अगर वो फुलफिल हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पेट भरने से दिक्कत नहीं है। वो हम नहीं, नहीं, वो बात नहीं पूछ रहे हैं। इनका कहना ये है कि अगर कोई चीज़ हम खा रहे हैं जिससे कि हमको न्यूट्रिशन मिले लेकिन हमारा पेट नहीं भर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, है ना? उस कंडीशन में यही होगा कि आपको सर्वाइव करने में दिक्कत नहीं होगी लेकिन आपकी जो मेंटल पीस है वो नहीं मिल पाएगी और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे पेट का भरना मतलब कि अगर आपको अंदर से भूख अगर लगी हुई है। हाँ, वो होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है मतलब वो आपकी एक तरीके से मेंटल सैटिस्फैक्शन का फैक्टर का काम करता है। अगर आपके दिमाग में ये बात अगर बनी रहेगी कि हाँ, अभी आपका पेट खाली है, आप सैटिस्फाइड नहीं है ना, तो फिर आप कहीं भी कंसंट्रेट सही से नहीं कर पाएँगे। जैसे जितने भी जैसे जैसे जितने जितने भी एस्ट्रोनॉट्स लोग होते हैं, वो लोग क्या लेके जाते हैं, प्रोटीन का पूरा टैबलेट लेकर के जाते हैं। एक टैबलेट खाया तो पूरे दिन भर की एनर्जी उनको मिल जाती है, राइट? वो वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ, वो ज़िंदगी भर वही करेंगे मतलब खाना उनको खाना रहेगा, आएँगे तो खाना खाएँगे वो। वो 2 महीने के। हुँ, बिल्कुल भैया ग्रेन की जो एनर्जी होती है, जो टेम्परेचर है ना, वो कोई भी दूसरा चीज़ सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। जो आप अनाज खाते हैं ना, उसमें वज़नाई है और यही कारण है कि आप एक बार खाना खाते हैं, तो आप 6 घंटे, 7 घंटे के लिए आपको कोई भी फूड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। लेकिन आप बाकी कुछ भी खा लीजिए, 1 से 2 घंटे के बाद आपको फिर से भूख लगना शुरू हो जाएगा। खाने जो जो जितनी एनर्जी आपके चावल, रोटी, दाल, सब्ज़ी में है ना, उतना एनर्जी दुनिया के किसी भी फूड आइटम में नहीं है, लॉन्ग टाइम तक के लिए। जब आप खाना खाते हैं मतलब कोई भी आदमी अगर पेट भर खाना खाता है तो कम से कम 200 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम अनाज खाता है और उतने अनाज में जो गर्मी है ना, वो बहुत ज़्यादा है। ओके, सो हम लोग आते हैं अब एक्वापोरिन पे और आपको यहाँ पे बता रहा था कि एक्वापोरिन जो होता है वो यूरिन के प्रोडक्शंस के टाइम पे वाटर को रीअब्ज़ॉर्ब करने में क्या करता है, हेल्प करता है। Okay, so water molecules flow through a rate through an aquaporine means AQP1 channel at a rate of about 10 to the power 9 per second, राइट? कंपेयर किया गया है कैटालेज से जो कि अब तक का नोन सबसे ज़्यादा टर्न ओवर नंबर वाला एंजाइम माना जाता है ना? हाईएस्ट हाई नहीं हाईएस्ट बोल सकते हैं। हाईएस्ट टर्नओवर नंबर वाला जो एंजाइम है वो कौन है? दैट इज द कैटालेज है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 4 × 10⁻⁷ पर सेल्स या पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में इतने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को कैटालाइज करता है कौन? दैट इज द कैटालेज। सिमिलरली आपका जो एक्वापोरिन है मीन्स AQP1 है वो एक सेकेंड में 10⁻⁹ वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। ये एंजाइम नहीं है, ये ट्रांसपोर्टर है, बट उससे कंपेयर किया गया है कि इनके कंपेरिजन में ये भी इसकी वैल्यू है। दैट इज एक सेकेंड में ये 10⁹ वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है मेम्ब्रेन के थ्रू।
AQP1 कंसिस्ट ऑफ 4 आइडेंटिकल मोनोमर, टेट्रामर होते हैं ये, और ये मोनोमर होते हैं, जिसमें से आपको बताया जा रहा है ईच ऑफ विच फॉर्म अ ट्रांस मेम्ब्रेन पोर विद डायमीटर सफिशिएंट टू अलाउ पासेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सिंगल फाइल। जो 4 आइडेंटिकल मोनोमर होते हैं उनमें से एक जो होता है, मतलब सभी जो होते हैं वो बेसिकली एक पोर बनाते हैं, जिस पोर के थ्रू इस मेम्ब्रेन में वाटर मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होता है वो आसानी से चला जा सके। इसका डायमीटर उतना ही होता है जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल अलाउ हो, इसके साथ में आने वाले बाकी जो पार्टिकल होंगे वो अलाउ नहीं हो पाते, मतलब उनको जाने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उनका डायमीटर काफ़ी हद तक मायने रखता है वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट होने के लिए। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है बहुत कम है और उतने ही पोर की साइज होती है जिससे कि वो उस मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकता है। ईच मोनोमर हैज 6 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल सेगमेंट एंड 2 शॉर्टर हेलिक्स, both of which contain the sequence asparagine, proline and alanine (NPA). एस्पराजीन, प्रोलीन एंड एलानिन (NPA), ये आपका क्या है, सीक्वेंसेस होते हैं उनके हेलिकल में। तो यहाँ पे बताया गया कि पहले तो यहाँ पे आपको दिया गया कि 4 हेलिकल हो, मतलब मोनोमर आइडेंटिकल होंगे, और उनमें से एक जो मोनोमर होगा वो 6 ट्रांस मेम्ब्रेन कंटेन करेगा हेलिक्स, और उनके पास क्या होगा, 2 शॉर्टर हेलिक्स होंगे, और जिसमें जिसमें से दोनों जो होंगे वो कंटेन करेगा AS, मतलब कि एस्पराजीन, प्रोलीन और एलानिन। The water channel narrow to a diameter of a 2.8 angstrom near the center of a membrane, severely restricting the size of a molecule that can travel through। तो ये जो पॉइंट आपका दिया जा रहा है उसके पीछे भी ये बताया जा रहा है कि 2.8 आपका जो डायमीटर होता है वाटर मॉलिक्यूल के चैनल के लिए वो होता है, और ये जो डायमीटर है वो बाकी मॉलिक्यूल्स के पासेस के लिए रेस्ट्रिक्शन का क्या करता है, काम करता है। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो ट्रांसपोर्टर हैं वो क्या क्या थे, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा ABC ट्रांसपोर्टर, एक्वापोरिन ट्रांसपोर्टर, और इसके बाद CFTR के बारे में। तो यहाँ से आपके पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए नहीं, पार्ट बी, पार्ट सी दोनों सवाल आपके बनते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। तो होपफुली कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अच्छे से आप उसको समझ भी लिए होंगे। तो ये पहले स्लाइड में आपको कंपैरेटिव बताया गया था, बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी गई। सो आज के लिए इतना ही, और अभी यहाँ पे हमारा मेम्ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है पूरा खत्म होता है। तो एक जो आपका टॉपिक था दैट इज़ द मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देयर रोल एंड फंक्शंस, ये सारा वाला जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक पे मूव करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाई जाएगी। सो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही।